हो गई। चलो कल आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया बेटा? आधे चैप्टर खत्म कर देंगे, है ना? सही रहेगा, सही है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज स्टार्ट किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके अगले, ठीक है? तो आपको एक बार रिवाइज कर लो। हम लोगों ने सीवेज ट्रीटमेंट तक पढ़ लिया था कल, है ना? तो उसके अगले कंटिन्यू करेंगे और करो रिवीजन करो। हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ना। चलो रिवाइज करो आप। तो ये चैप्टर आज हो जाएगा, ठीक है? इसे खत्म करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो हम लोग आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है माइक्रोब्स एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कल हम लोगों ने क्या देखा था? हमने देखा था माइक्रोब्स जो होते हैं हमारे कितने ज़्यादा यूजफुल होते हैं हमारे लिए, आप लोग समझ सकते हो। जैसे मैंने कहा था हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो हम लोग दूध से दही बनाते हैं, है ना? हम लोग चीज़ बनाते हैं, हम लोग बहुत सारे इडली डोसा, सही है। इसके बाद हम बात करें तो ब्रेड वगैरह, ये सब किससे बनाते हैं? माइक्रोब्स। ऐसे ही हम लोगों ने देखा था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करें और माइक्रोब्स की बात करें तो हम एग्रीकल्चर में होता है इनका, आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने देखा था कल कि बेवरेज जितने पेय पदार्थ होते हैं उनको बनाने में किसका यूज होता है? ईस्ट का। ऐसे ही हमने देखा पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक। भाई हम लोगों ने कल क्या क्या देखा था? जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि माइक्रोब्स का यूज कहाँ करते हैं। पहला मैंने बताया था हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, सही है। जिसमें हम लोगों ने देखा दूध से दही बनाते हैं, हम लोगों ने देखा था चीज बनाने के लिए माइक्रोब्स का यूज होता है, इडली डोसा ये सब बनाते हैं। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था, इसके बाद हमने क्या बताया था? मैंने आपको बताया था एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज होता है। एंटीबायोटिक्स हम लोग सबसे पहले बनी थी पेनिसिलिन जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवरी की थी, उसमें भी हमने किसका यूज किया था? माइक्रोब्स का। ऐसे अगर हम बात करें आपको बताएं तो तीसरा अगर हम बात करें तो सीवेज ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। कल मैंने आपको बताया था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसे हेल्प करते हैं हमारी, है ना? इसके बाद चौथा अगर हम बात करें तो हमने देखा था बेवरेज बनाने में, जो बेवरेज होते हैं, जो पेय पदार्थ होते हैं उनको बनाने में हम लोग यूज करते हैं। मतलब बहुत सारी चीजों में हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे जो हमारा मेन पॉइंट होगा यहाँ पे क्या होगा? बायोगैस। बायोगैस। इसके बाद हम देखेंगे एग्रीकल्चर में हम लोग कैसे यूज करते हैं माइक्रोब्स का, ठीक है? तो कल जो मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था बेटा सीवेज ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो आप लोगों को कल मैंने समझाया था ये फिल्ट्रेशन होता है, फिर सेडिमेंटेशन होता है। अगर हम देखें सीवेज ट्रीटमेंट की दो पार्ट में होता है। तो मैंने कहा था सीवेज ट्रीटमेंट दो पार्ट में करते हैं हम लोग। जैसे एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी। अगर हम देखें तो ये होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है?
इसके बाद मैंने कहा था प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, नंबर 1 क्या करते हैं, पॉल्यूटेड को फिल्ट्रेट करते हैं, पहले हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं। फिर सेडिमेंटेशन करते हैं। अगर हम नंबर 1 की बात करें तो पहले क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन, और दूसरा हम लोग करते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन दोनों चीजें किसमें आती हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट में। इसे हम लोग फिजिकल ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट। यहाँ तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, इसलिए इसको बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, और इस वाले को बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, बायोलॉजिकल इसको बोल सकते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी ट्रीटमेंट। और मैंने कहा था यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहले इरेशन करते हैं, बीओडी कराते हैं, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग करवाते हैं बीओडी बैक्टीरिया को ग्रो। सही है, यानी कि हम लोग करवाते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी। एसिडेशन कराते हैं। और आपको पता है, अगर ये करवाने के बाद हमको पता लगता है कि बीओडी, एक पॉइंट आता है यहाँ पे, बीओडी क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, बीओडी के बारे में आप लोग ध्यान रखना। अगर हम बीओडी की बात करें तो मैंने कहा था बीओडी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होती है, यस सर, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है बीओडी की फुल फॉर्म। और बीओडी हम लोग कैसे देखते हैं किसी वाटर की, मैंने कहा था आप लोग सिंपल से ध्यान रखना, आप लोग एक चीज ध्यान रखना बस खाली, कि जो बीओडी डायरेक्टली होती है पॉल्यूटेड वो होती है पॉल्यूटेड वाटर। मतलब जितना ज्यादा पानी गंदा होगा बीओडी उतनी ज़्यादा होगी। उसकी बीओडी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। समझ रहे हो, ये बच्चे और क्या कर रहे हैं, इनको बुलाओ। तो बीओडी का मतलब ये है। अब ये कैसे हम पता लगाते हैं कि बीओडी ज्यादा है कम है, तुम 1 लीटर वाटर लो, ठीक है, उसमें जितना पानी ज्यादा गंदा होगा उसमें तो ऑर्गेनिक मैटर उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा होगा तो हमें उन बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे, जो उनको ग्रो करने के लिए ज्यादा बैक्टीरिया चाहिए, और ज्यादा चाहिए तो वहां पे ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी, ज्यादा। समझ गए, इससे हम पता लगाते हैं किसी भी वाटर की बीओडी। अगर बीओडी ज्यादा है तो पानी ज्यादा गंदा है, और अगर बीओडी कम है तो पानी साफ है। और हम लोग हमेशा बायोलॉजिकल एक्टिविटी करवा के किसी भी वाटर की बीओडी क्या करते हैं, पता लगता है। समझ गए। तो मैंने आप लोगों को कल बीओडी कॉन्सेप्ट समझाया था। भाई बाहर बच्चे रहेगा क्या, क्या कर रहा है बाहर, तो कल इसको मैंने जो पढ़ाया था उसको रिवाइज कर लो एक बार। मेरे को सरकारी घर से रिवाइज करो बेटा। और आप लोग सुनो, अगर देखो, अगर आपको क्लास लगवाना है लगातार तो आपको बच्चे देखो रियल में 25 बच्चे होने चाहिए, 20 से 25 के बीच में रहने चाहिए। 20 तो अभी नहीं हो रहा है। और अगर आपको 30 नहीं, अब ऐसा है कि ये कोचिंग शिफ्ट होगी क्योंकि यहाँ पेपर होंगे, तो आपकी क्लास उपाधि लग जाएगी। कब से लगा? अगर आपके पास कल मैसेज आ जाएगा, उपाधि देखा है आप लोगों ने, देखा है कहाँ पे है सर, कहाँ पे है सर, वहाँ डिग्री कॉलेज चल रहा है। डिग्री कॉलेज चला बोलते हैं उसको। जी सर, कहाँ पे? ये कहना कि उपाधि कॉलेज जाना है, बस बात खत्म। ऐसे लिखा है किससे? हैं? किससे गए? जाना इधर ही पड़ेगा, तू कहाँ से सर, रहता जाना बरा से। हैं? बरा से हाँ तो उधर ही चले जाना, ठीक है। हाँ सर, देखा बरा तो समझ रहे हैं हम लोग। तो अगर संख्या ठीक रही तो आपकी क्लास कहाँ रहेगी, उपाधि कॉलेज। तो अगर कल मैसेज आए तो आप लोग सभी लोग उपाधि कॉलेज आने का प्रयास करना, वरना कहीं कल ही क्लास बंद करवा दो। समझ रहे हैं। कल की तो बंद होगी 100% बंद। तो अच्छा रहेगा भाई, वहाँ लग जाए कुछ तो फायदा हो। भला हो उनका। हम नहीं जाते क्लासेस में, कुछ नहीं जाता। तो आप लोग बातें मत करो, एक बार पढ़ लो, सही। बीओडी वगैरह जो मैंने कल बताया था वो पढ़ो। SSGP प्रोटीन अमीनो एसिड mRNA DNA स्पेसिफिक कोडोन हेलिकेज अनवाइंड। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या बताया था बेटा,
देखो बीओडी हम कैसे देखते हैं, 1 लीटर वाटर लें, ठीक है, 1 लीटर वाटर में इतना ऑर्गेनिक मैटर होगा। हम लोगों को उतनी बैक्टीरिया ग्रो करवाने पड़ेंगे, और जितने बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होगी उसको बोलते हैं बीओडी। क्या बोलते हैं? तो आपको ऐसे ध्यान रखो, बीओडी ज्यादा तो पॉल्यूटेड वाटर ज्यादा, और बीओडी कम तो पॉल्यूटेड वाटर कम, मतलब पानी साफ ज्यादा। जैसे अगर बिल्कुल प्योर वाटर है तो उसमें बीओडी क्या होगी? 0। समझ गए? ठीक है, तो ऐसे करके हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सीवेज ट्रीटमेंट। और मैंने कहा था सीवेज ट्रीटमेंट कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग समझ सकते हो, जहाँ पे पानी की कमी है, पानी गंदा मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या चाहिए? ये पानी को साफ करने के लिए क्या होता है? सीवेज ट्रीटमेंट लगे होते हैं, करके लेना पड़ता है। जैसे आपको पता है बरेली का इतना ज्यादा सीवेज वाटर होगा, जो गंदा पानी होगा नदियों में जा रहा होगा, और नदियों में अगर उसको पहले हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आपको पता है नदियाँ गंदी होंगी, और गंदी होंगी तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है? ट्रीटमेंट करना पड़ता है वाटर का, ठीक है। और जिससे क्या होता है? पानी साफ हो जाता है, और कोई भी पैथोजन या डिजीज बहुत ज्यादा नहीं फैलती। समझ गए आप लोग? और मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। कोई सा एग्जाम हो, बायोटेक्नोलॉजी हर बार पूछा ही जाता है। समझ गए? एडिशन का मतलब बेटा क्या होता है? इसका ऐड ऑक्सीजन। जब हम ऐड करते हैं ऑक्सीजन उसको बोलते हैं सर ऑक्सीजन आगे बढ़ा रहा है। एडिशन। ऑक्सीजन अभी बड़ा था, ऑक्सीडेशन बड़ा था, रिएक्शन बड़ा था, रिएक्शन बड़ा था। ठीक है, रिडॉक्स। अब आप लोग समझो बेटा, तो ये समझ गया सीवेज ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। मैंने कल आपको समझाया था अच्छे से, और मैंने आपको बताया था कि सीवेज ट्रीटमेंट के प्लांट लगे होते हैं, जहाँ पानी बहुत ज्यादा गंदा होता है उसको साफ करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की, ठीक है। और इनसे क्या होता है? पानी साफ होता है। क्या होता है? पानी साफ। जैसे मान प्लांट दिखा देना, डायग्राम है, बनाओ, दिखा दूंगा। मैंने आपको ये बताया था, मैंने कहा था कि मान लो पूरा पीलीभीत का वाटर है, अब ये डायरेक्ट हम नदी में छोड़ दें तो ये कैसा पानी है? गंदा पानी है भाई, है ना। सीवेज है, गंदा ही होगा, तो इसमें पैथोजन है, बहुत सारे माइक्रोब्स होंगे, और वो क्या करेंगे? डिलीट करेंगे। इससे पहले हम क्या करें? उन पैथोजन को खत्म कर दें और पानी क्या कर दें? साफ कर दें। तो वो किसके द्वारा होगा? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के द्वारा। तो आप लोगों को कल का पता लग गया? लग गया, कल छुट्टी है। कल छुट्टी नहीं है, मैसेज आएगा। अच्छा मैसेज आएगा। अगर क्लास लग सकती है आपकी उपाधि में, ठीक है, लेकिन आप लोगों को जो बच्चों का संख्या है कम करनी है। 25 के समथिंग रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोगों को अगर उपाधि कहा जाए तो कृपया करके कष्ट करके आ जाना कर, एक पहले दिन ही 5 बच्चे दिखें। नहीं सर बिल्कुल आएंगे, अगर मैसेज आया तो आएंगे। बेटा थोड़ा सा आप लोग भी प्रयास करोगे, ऐसे अगर आप लोग नहीं आओगे तो हम किसे पढ़ाएंगे? तो नहीं सर ऐसा आता है। और अगर बच्चे कम रह रहे हैं तो उसके बाद और बच्चों को लॉस हो रहा है जो आना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम तो ये है ना, हैं? क्या हुआ? सर ये उपाधि दूर पड़ेगा मुझे। क्यों? कॉलेज जाएंगे। अरे तुम्हारा कॉलेज बहुत परेशान कर रहा है। कॉलेज को हटा दो। आप लोग कॉलेज क्यों जाते हो? पेपर चल रहे हैं क्या? पेपर हो गए? पेपर हो गया सर। तो क्यों जा रहे हैं? नहीं तो कॉलेज नहीं आते, पूरे दिन घर पे सोते हैं। किसके? मैं पेपर नहीं होते थे। अरे सॉरी को बोलो, डांट कर रही हो। मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा फिर से पेपर होंगे तो पहले आप लोग पढ़ लो, पहले ये इंपॉर्टेंट है, वो बात में भी देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग लगता है बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको पता लग जाएगा। बेसिक करो आराम से अच्छे से, अब पास हो जाओ, और उसके बाद आप लोग पता लगेगा कि अगले कॉम्पिटिशन कैसे करने हैं। समझ रहे हैं? तो इसीलिए आप लोग मेहनत कर लो, क्योंकि ये यहाँ पे जो आप लोग अभी BSc MSc करे पड़े उसमें बहुत ज्यादा आपको पता लगेगा उसके बाद कितनी कंडीशंस आती हैं। पहले वैकेंसी नहीं आएंगी, वैकेंसी आएंगी तो आपको पेपर। सर जो सर नहीं कर रहे आराम से घर पे सोते उनके लिए सही है ना। सोते नहीं है, उनके पास क्या होता है? एक ऑप्शन होता है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, बस तैयारी करना है। और तैयारी करने के बाद अगर आपका नहीं भी हो रहा है तो आप बाद में कर लेना, वैसे क्या दिक्कत है। और आप करना है तो ऐसे ऐसे स्कूल से, ऐसे कॉलेज से करो ना जहाँ जाना ना पड़े। ऐसे बहुत सारे कॉलेज, बरेली कॉलेज है, कभी मत जाना, पेपर देना। पेपर देना। पैसा जाता है। नहीं जाता पैसा। सर जाता है तो पता ऐसा है। तो नहीं आता है, जाओगे तब भी नहीं जाओगे। अरे एक दिन एडमिशन फीस इनसे 2000 रुपए ली थी, बता रहे हैं। मैं बरेली कॉलेज से BSc गया हूँ, मुझे बताओ, मैं एक भी दिन कॉलेज नहीं गया था, एक भी दिन। सर हम एक दिन कॉलेज गए। कॉलेज अच्छा होगा। बरेली कॉलेज से किया था मैं। काफी बड़ा कॉलेज है।
और मैं एक भी देने गया था, मैं पेपर देने गया था बस। आप कहाँ चले गए? पेपर देने बस कर दें, फिर क्या अकेले तो करेंगे, क्या कर देंगे तो ज्यादा। उसके साथ प्रैक्टिकल और पेपर करने दो। लेकिन तुम्हारे अंदर नॉलेज तो होनी चाहिए। हाँ पेपर लिखने अब तुम पेपर में भी गोर अरेस्ट कर रहे हो, सही है, इधर भी आप लोग नहीं पढ़ रहे तो वो फेल तो कर ही देंगे, कॉलेज भी नहीं जा रहे हो, वो धमकी क्या देते हैं। अगर तुम अच्छे पढ़ने में हो तो समझ जाते हैं हमें ऐसे चाहिए, कोई दिक्कत और आप लोग अगर अच्छा लिख रहे हैं तो कोई फेल नहीं करता, ध्यान रखने का। 3 पेपर एक ही दिन दे दिए। और एक बात और है, पेपर कॉपी जो तुम्हारे कॉलेज वाले नहीं करते, नहीं बाहर वाले तो करते दूसरे टीचर करते हैं। उन्हें क्या मतलब तुम कॉलेज आए थे नहीं आए थे, ये तो खाली इसलिए बुलाते हैं कि जिससे बच्चों का नंबर कांस्टेंट रहे, मतलब स्कूल में लगे कि हाँ बच्चे आ रहे हैं, अच्छा लगे थोड़ा सा, ये देखने के लिए बुलाते हैं। तो आप लोग इतना तक परेशान मत हुआ करो कॉलेज को। बेटा बीएससी कंप्लीट कर चलो तो अगले हम लोग पढ़ते हैं। बेटा ये समझ गए आप लोग सीवेज ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्लियर बोल। अब हम लोग अगला टॉपिक कौन सा है हमारा, बायोगैस। क्या है बायोगैस है आप लोगों ने बायोगैस देखा है? सर सिर्फ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी ये तक बच्चे सही ने सही रियल में देखा है? भी रियल में देखो। बायोगैस में क्या होता है, देखो ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं। एक ऐसे एक गड्ढा होता है, एक यहाँ पे बड़ा गड्ढा होता है, और यहाँ पे एक छोटा गड्ढा होता है, समझ हाथ में गए? आ जाती है। एक सुन लो, बात नहीं करना लोग। होता क्या है, यहाँ पे एक ऐसे भी टैंक लगा होता है ऐसे, और यहाँ एक पैप लगा होता है, ऐसा कुछ होता है। हम लोग पता क्या करते हैं, आपको पता है बेटा, इधर देखो, गोबर गैस में आपको पता है, या बायोगैस लिख लो, खाद वाला यूज करो। अब तो मेरे गांव में बनी हुई है सर। ठीक है। उसमें क्या डालते हैं, गोबर डालते हैं। क्या डालते हैं? गोबर। और आपको पता होगा गोबर में कौन से बैक्टीरिया होते हैं, मीथेनोजेंस। मीथेनोजेंस। कौन से होते हैं? मेटानोजेंस। यानी कि इसमें बैक्टीरिया होते हैं जो इन्हें बोलते हैं मीथेनोजेंस। और आपको पता है मीथेनोजेंस क्या करते हैं, मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। किसे करते हैं? मेथेन का मीथेन। CH4। समझ गए? और यही गैस हमें चाहिए होती है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं यहाँ पे, गोबर का। और गोबर को पानी के साथ घोल के और इस गड्ढे में डालते हैं, इस वाले में, और इससे हो जाता है यहाँ पे, और जैसे जैसे गैस बनती रहती है, ये कैसे जाता है, ऊपर होता है, और यहाँ से क्या निकलती है, गैस निकलती है मीथेन। समझ गए? उसको हम लोग खाना बनाने में यूज कर सकते हैं, बहुत सारे कामों में उसका यूज हम लोग करते हैं गोबर गैस का। ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो रियल में दिखा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने पहले बायोगैस का आप सब रियल में दिखाओ ना। देख लो आप लोग एक बार। हाँ क्रोम में दिखाओ। कल मैंने आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिखाया था, दिखा नहीं पाया था कल, पता नहीं क्या क्या रहा था। सर 36 मिनट की तो वीडियो आ गई थी, अब दिखा नहीं रहा था। ये कम है प्लांट ना, इतना ज़्यादा नहीं है बेटा, बहुत कम है। काट नहीं दिखा। यहाँ देखो, बायोगैस प्लांट आपको दिख जाएगा। बायोगैस है। आगे 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 आगे। ये देगा, बीच वालों से ये 30 वालों दूसरों से कोई से दिखा। ये देखो, ये होता है बायोगैस प्लांट का। ये चल रही देख सकते हो आराम से, गाय भी दिख रही है आपको, है? सर हमें बायोगैस प्लांट नहीं दिख रहा है, तो उसे दिख जाएगा। गोबर मिलते हैं, ये है। So this is actually my personal favorite from the best देखो बायोगैस solutions for ये देखो, यहाँ से पैप निकला हुआ है, यहाँ से गैस जाती है। in my opinion, it's the minimum environment यही है to build it. There is the cost of environment. So it starts from our mixing tank. ये जो गोबर डाला जा रहा है, Mixing tank. This is where the organic waste is mixed with water. We have provided a water line here. So the water comes here, so you can put in your waste. अच्छा, ये पूरा process देख लेंगे। Mix the waste here. We'll have to properly mix the waste. हम ये बनाना सीख लेंगे। So a water line is given so that आवाज तेज करो, दी बढ़ा दी बॉडी का। गैस वॉल्यूम बढ़ाओ। so this is designed to take आप समझ नहीं आएगा किसी को, लग रहा है। waste per day. 80 kgs means 40 kgs of solid, rather the organic waste mixed with 40 kgs or 40 liters of water. So totally 80 kgs of feed can be given into this digester. So this is the mixing tank. The maximum solid waste comes as the counter from our Goshala. We can also mix the organic waste from the kitchen, the leftover food, peas, vegetable waste, fruit waste, etc. So all our waste can actually go into the mixing tank. This is the mixing tank. So the waste is nicely mixed here with water, and from here, after mixing, it goes into our feeder tank. This is the feeder tank. I have provided a valve here. Once the waste is properly mixed, you can open the valve. Of course, it's important to use enough water. So now we open the valve. Now the waste starts going into the input starts going into the feeder tank. This is the feeder tank. So all the waste is given into the feeder tank. From the feeder tank,
the input comes into our digester. So this is the digester, this is the main component of the system. So this is where anaerobic process, digestion process happens. It is deliberately painted black so that the surface is warm or hot. Higher temperature, better is the digestion. So anaerobic reaction happens here, which converts the waste into usable methane. The gas so produced goes in this pipe into the kitchen. So this pipe, you can see the small details here. Gas goes like in elevation given deliberately. यहाँ से मीठे Sometimes there निकलेगी is moisture or some water in the gas that has to be taken out from time to time. So in that kind of a scenario, you can open the valve, the moisture release valve is given, which takes out the moisture from the gas. So this gas now goes into the kitchen. And now we come here to the slurry tank. This is called a slurry tank. So in the digestion process, a byproduct is a very rich liquid, undigested liquid. So this is the tank, so deliberately made a little bigger, so that if there's a deficiency in the feed, whatever the slurry comes out here can go back into the digester. So this slurry gets accumulated in the tank, and when this tank overflows, it goes into an overflow tank here. So this is the usable slurry. So this is very, very rich in NPK content, and this can be used for our farm. As you can see, we have a pretty decent and pretty big farm here. So this slurry here is mixed with water, and that is goes to our plants. But one has to be careful; it cannot be put directly. For small plants, it is 1:5 digestion. For bigger plants, 1:3 digestion. So this is the usable slurry, and this is the slurry tank where slurry gets collected. Only the overflow goes there. Okay, and now the gas which is so produced contains some amount of impurities, mostly hydrogen moisture, and carbon dioxide. So we have given a small scrubber or filter here. There is a 3-stage filter. So the gas so produced first goes into a cartridge with water, where some amount of carbon dioxide is dissolved. Then we have a desiccant and activated carbon. So this removes moisture from the gas. Further, the gas moves into a chamber with steel mesh, which scrubs some amount of hydrogen. So the gas which goes from this scrubber or filter goes into our kitchen. So we have our kitchen here. So enough and more gas, almost 3 to 4 hours of gas per day is produced, and enough for about 2 meals in a day. The kitchen is right inside. We'll go inside and see our stove and the cooking process. So this is our kitchen now. So we have the biogas right there. So the fuel is made right there. Biogas is generated right there. After scrubbing, we are packing into the 2 stoves here. So one is here. This is called a canteen burner. So this is a bigger burner, right? So here, this is generally used for cooking higher volumes of stuff. The gas is coming here. We also have one more burner here. वो तो क्या बेटा कितना देखो ये तो उसने स्टैंडर्ड टाइप बताइए और भी सारे टाइप के होंगे इससे ये समझ में आया कि पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या बताया उन्होंने कहा 3 टैंक होते हैं एक होता है वो टैंक जिसमें डालते हैं हम लोग गोबर दूसरा होता है जिसमें गैस निकलती है तीसरा होता है सैलरी टैंक ठीक है जो बाद में बचता है उसको हम प्लांट को फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर लेते हैं और मीथेन का प्रोडक्शन होता रहता है उसको हम लोग जलाने के रूप में यूज करते हैं ठीक है चलो किताब निकालो और पढ़ते हैं क्लास 9 पढ़ा ये चैप्टर खत्म करो ठीक है फिर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है सही इसके बाद कल से स्टार्ट होगा बायोटेक्नोलॉजी और बेटा छुट्टी मत करना बायोटेक्नोलॉजी में वरना आपको समझ नहीं आएगा चल गया था यहाँ तो हम लोग कहाँ पे थे बताओ सारा ही बता रहे हैं ये वाला ये होता है टैंक देखो द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ये देखो डंक और वाटर मिला रहे हैं इसका मतलब गोबर और वाटर मिला रहे हैं यहाँ से देखो CO2 और CH4 निकल रही है और साथ में ये क्या है स्लज स्लज मतलब जो बचता है वो है वेस्ट ठीक है और गैस होल्डर यहाँ से गैस निकल रही है तो हम लोग पढ़ लेते हैं इसको देखो कह रहे हैं बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड व्हिच मे बी यूज्ड एज फ्यूल हम लोग किसके रूप में यूज करते हैं फ्यूल ये बस ये बोल दिया राइट हाथ पर पंखा चला पंखा नहीं चलाओगे सर ठीक बेटा इसके बाद कह रहा है यू हैव डन दैट माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ gases and product during growth and metabolism the type of the gas produced depend upon the microbes and the organic substrate they utilize आप लोग बताओ अगर गैसेस का कौन सी टाइप की गैस है वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि वो माइक्रोब्स कौन सा है और वो यूटिलाइज क्या कर रहा है ठीक है सबस्ट्रेट क्या है अगले कह रहे हैं जैसे कह रहा है इन द एग्जांपल सिटी इन रिलेशन फर्मेंटेशन ऑफ डो चीज मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज द मेन गैस प्रोड्यूस कौन सी होती है CO2 कौन सी होती है आप लोग बताओ अगर हम कोई बैक्टीरिया ग्रो करवा रहे हैं ठीक है एरोबिक बैक्टीरिया तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा CO2 प्रोड्यूस करेगा क्या करेगा CO2 लेकिन यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया होंगे मीथेनोजन और जो किसका प्रोडक्शन करेंगे मीथेन का तो देखो यहाँ पे
कह रहा है however certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with CO2 and hydrogen। तो यहाँ पे कह रहा है अगर मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया है तो वो क्या बैक्टीरिया करेगा, मीथेन का प्रोडक्शन करेगा। और ये कैसे होते हैं, एनारोबिक। कैसे होते हैं, एनारोबिक। आपको पता है इनको हम लोग जो ये गोबर में पाए जाते हैं और जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, उनके रीमन मतलब एक पार्ट होता है स्टमक का, वहां पाए जाते हैं। ठीक है, अगले देखो कह रहे हैं दीज बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड, इनको क्या बोलते हैं लोग, मिथेनोजेंस। मीथेनोजेंस। अच्छा मैंने आपको आर की बैक्टीरिया 3 टाइप बताए थे ना, यस सर। कौन कौन से, मीथेनोजेंस एक बताया था, हेलोफिल्स और तीसरे थर्मोएसिडोफिल्स। ठीक है, ठीक है। अब बेटा यहाँ देखो इनको अंडरलाइन करो, इसको मीथेनोजेंस को। एंड वन सच कॉमन बैक्टीरिया इज मिथेनोबैक्टीरियम। दीज बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन द anaerobic cells during sewage treatment. These bacteria are also present in the rumen. Rumen का मतलब क्या है बेटा, ये पार्ट होता है एक स्टमक का जो किसमें पाया जाता है, गाय भैंस में। गाय भैंस में, यानी कि लिखा है कैटल। A lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen. In rumen these bacteria help in the breakdown of cellulose and play an important role in the nutrition of cattle. Do you think we human being are able to digest and cellulose present in our food? तो ये कह रहा है कि अगर हमारे फूड में बहुत ज्यादा सेलुलोज होगा तो हमारे पास, उनके पास क्या होते हैं अलग एंजाइम होते हैं थोड़े, हमारे पास क्या होते हैं अलग होते हैं। कह रहा है दस द एक्सक्रीटर डंग ऑफ, डंग क्या होता है, गोबर। गोबर इसकी बात कर रही है, गोबर। ये पढ़ लो, आपको इस बारे में सब पता है। कॉमनली कॉल्ड गोबर लिखा भी है, इज रिच इन दीज बैक्टीरिया। डंग कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस, कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस। तो इसीलिए हम लोग जो गोबर का यूज करते हैं वो किसमें करते हैं, गोबर गैस में, और इससे क्या प्रोडक्शन करते हैं, मीथेन। मीथेन का। अगले देखो 10 से 5 मिनट कह रहा था बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ कंक्रीट टैंक, 10 से 15 फीट गहरा होता है ये। अगर आप देखो बजरी का टैंक बना, बजरी के द्वारा बनाया जाता है। और कह रहा है इन विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड एंड द स्लरी ऑफ डंग इज फीड। स्लरी का मतलब कैसे होता है, पानी ऐड किया जाएगा उसमें, गोबर में लुगदी टाइप का, ठीक है, उस टाइप का डाला जाता है। कह रहा है आप फ्लोटिंग कवर इज placed over the slurry which keep on rising as the gas is produced in the tank due to the microbial activity। जब यहाँ पे जाएगा, जब देखो जब माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी तो ये वाला टैंक है, ये क्या होगा, ऊपर उठेगा, सही है, और गैस यहाँ से निकलेगी। तो बेटा कह रहा था बायोगैस प्लांट हैज एन आउटलेट व्हिच इज कनेक्टेड टू अ पाइप टू सप्लाई बायोगैस टू नियरबाई हाउस। द स्पेंट स्लरी रिमूव थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। और जो बचता है उसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं, प्लांट फर्टिलाइजर में। सर, आप हाँ ये बनती है तो भाप की तरह ना, गैस यहाँ से जब निकलती है हाँ। भाप में रूम में निकलती है तो प्रेशर लगता है। गैस कैसी होती है, आप लोग समझ सकते हो, भाप की तरह ही होती है। भाप की तरह हो सकती है, हाँ सही हाँ, कह रहे बिल्कुल हो। सही। लेकिन अब लिक्विड फॉर्म में जैसे एलपीजी हो तो लिक्विड फॉर्म में होती हो है, जाएगी वो। लेकिन यहाँ पे हाँ ऐसी होगी बिल्कुल भाप की तरह। लेकिन तो उसका प्रेशर इतना अधिक होता है। और गैस है तो आप तो समझ सकते हो कैसे, हाँ हल्का सा लिक्विफाई हो सकती है वो, लेकिन यहाँ पे दिखेगी नहीं आपको, बाहर निकालोगे तो। अब बेटा ये जो बचेगा इसको हम कहाँ यूज करते हैं बताओ, खेतों में। आपको बताओगे वो गोबर का यूज खेतों में करते हैं, वो करते हैं क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत सारे। और आपको पता है हमारी जो खेती होती है, फसल होती है, क्या होती है, वो अच्छी होती है। ऑर्गेनिक खेती होती है। हाँ, तो ये कह रहा है द स्पेंट स्लरी रिमूव थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर, यानी कि से बोलते हैं मैन्योर, जो हमारे घर के द्वारा खाद बनी जाती है खुद से वो। कह रहे हैं कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी इन रूरल एरिया वेयर कैटल आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस, सो बायोगैस प्लांट आर मोर ऑफन बिल्ट इन रूरल एरिया। अभी कहना चाह रहे हैं अगर आप लोग बताओ बायोगैस प्लांट किसी ने यहाँ लगा लिया पीलीभीत शहर में, वो कहाँ से गोबर लेके आएगा, कहाँ से गोबर लेके आएगा, प्रॉब्लम होगी ना उसको। इसीलिए रूरल एरिया में लगाए जाते हैं जहाँ पे गोबर अच्छे से मिल जाए, आसानी से मिल जाए। अब भाई गांव में आपको पता है कितनी सारी गाय भैंस होती हैं, फिर उसके लिए जगह भी होनी चाहिए। तो उसके लिए जगह भी होनी चाहिए, और दूसरा क्या है कि यहाँ पे एक्टिविटी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, इसीलिए रूरल एरिया में लगाना जरूरी होता है। अगले देखो कह रहा है बेटा द बायोगैस दस प्रोड्यूस इज यूज्ड फॉर कुकिंग, आप लोग बातें मत करो। कह रहा है यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग, द पिक्चर ऑफ अ बायोगैस प्लांट इज शोइंग फिगर कौन सा है, ये वाला देखो 8.8। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी फुल फॉर्म हो सकता है ध्यान रखना IARI, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखना इस बार टॉपिक से खाली फुल फॉर्म पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हें सब आता है।
IARI फ्रॉम हो सकता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे तो आपको पता है, लेकिन वहाँ पे वो ऐसा ऑप्शन देता है कि आप लोग चक्कर में पड़ जाते हो, सही है। अब इसलिए करते रट लो, KVIC फ्रॉम हो सकता है वो, तो इसका मतलब क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन कमीशन, और इसका मतलब क्या है, KVIC। ये दोनों फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम नॉर्मल। इफ योर स्कूल इज एक कह रहा है इज सिचुएटेड इन अ विलेज और नियर अ विलेज, तो अब ये तो आपको पता ही है भाई, आप लोग इसीलिए सब लोग गांव से आते हो, तो ये कह रहा है कि अगर आपका स्कूल लोकल में पड़ता है तो आप लोग ये देख सकते हो जाके, और आपको एक बहुत अच्छा लगेगा मतलब देख के कि कैसे बन रहा है, ठीक है, प्रैक्टिकली कर सकते हो आप लोग। तो विजिट करना कभी अगर आपको मौका लगे तो, और देखना उसको बायोगैस प्लांट। तो इसमें ये दोनों फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट थी, इस वाले टॉपिक में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा जो टॉपिक अब आता है वो इंपॉर्टेंट है, माइक्रो सेल बायो कंट्रोल एजेंट। तो बेटा ये पढ़ो हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है हम लोग माइक्रोब्स का यूज कैसे कर सकते हैं बायो कंट्रोल। आप लोग ये बताओ, अगर मान लिया खेत है किसी का या फसल है कोई, और उसमें कोई चीज बहुत ज्यादा चूहा लग रहा है, मान लो सही गेहूं खराब कर रहा है, अब अगर ऐसा कुछ कोई माइक्रोब्स होता कि हम अगर उसको वहां पे कर देते तो चूहा खत्म हो जाते। तो इसका मतलब ये, जैसे मान लो बहुत सारे में आपको बताऊंगा, जैसे मच्छर होते हैं तो वहां पे लेडी बर्ड्स बना जाता है, ठीक है, ऐसे करके। तो ऐसे अगर कोई चीज हो कि एक दूसरे को अपने आप से बैलेंस बना रखे, एक चीज को खत्म कर रहा है, दूसरे को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और हमको उससे क्या ना हो, कोई नुकसान ना हो। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो चीज क्या रहती है, हमारे लिए फायदेमंद रहती है, ठीक है। जैसे आपको बताया बीटी कॉटन, हम लोग बीटी कॉटन में पढ़ाया था आपको, ऐसे हम लोगों ने एक पढ़ा था, पढ़ेंगे अभी बीटी कॉटन बायोटेक्नोलॉजी में, बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। दूसरे जैसे मैंने आपको बताया था, एक हम लोग पढ़ेंगे मेलेडोगानी इनकॉग्नेसिया, वो भी कैसे करके हम लोग वहां पे क्या करते हैं कि उससे बच जाता है, ठीक है। अगर हम कुछ ऐसा करें, जैसे हमारा मान लीजिए गन्ना है, शुगर केन है, उसमें क्या होता है कि चींटी खा रही है, सही है, हम लोग जहर लगाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे करें कि चींटी को खाने वाला कोई वहां पे ऐसा कुछ हो जाए जो चींटी को अपने आप कंट्रोल करता रहे, तो हमें दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, और ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही हम समझेंगे यहाँ पे क्या क्या है। देखो वो आता है आयोडाक्सिन, आप जहर डालते हो, डालते हो आयोडाक्सिन। अरे बीटी सबसे बढ़िया बैक्टीरिया होता है। तो देखो बेटा यहाँ पे 70% वाला डालते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है बायो कंट्रोल रिफर टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड बीटी नाम से फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। तो ये कह रहा है कि हम लोग बायोलॉजिकल मेथड से हम कंट्रोल करें किसी भी डिजीज को या फिर पेस्ट को। कह रहा है बेटा इन मॉडर्न सोसाइटी दिस प्रॉब्लम हैव बीन टैकल्ड इंक्रीजिंगली बाय द यूज ऑफ केमिकल्स। आप लोग गांव पे टेस्ट करते हो अभी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड ये तो लगाते हो। हाँ सर। तो ये कह रहा है बाय यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड आप लोग जहर लगाते हो या कुछ ऐसा यूज करते हो। और कह रहा है दीज केमिकल्स आर टॉक्सिक, ये कैसे हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करने वाले हैं और फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। हम लोग इतना जहर लगा रहे हैं आजकल और मुझे लगता है कि बिना जहर लगाए तो खेती नहीं होगी, ये भी प्रॉब्लम है। नहीं होगी। लेकिन दूसरा ये है कि उस टाइप से हर सब कुछ मैनेजमेंट हो, ऐसे नहीं हो पाएगा एक तरीके से, समझ रहे हो। अगले कह रहे हैं एक्सट्रीमली हार्मफुल होता है टू ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स अलाइक एंड हैव बीन पॉल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट सॉइल ग्राउंड वाटर फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड क्रॉप प्लांट्स। कह रहा है आवर सॉइल इज आल्सो पॉल्यूटेड थ्रू आवर यूज ऑफ वीडिसाइड्स टू रिमूव वीड्स। बीटी साइड सुनो तो जो बीड्स के लिए लगाते हैं खरपतवार के लिए लगाते हैं, 240 हो गया बीट टाइप क्या होता है वीडिसाइड होता है, ठीक। तो ये कहना चाह रहा है जैसे अगर मान लिया आपने 240 लगाया, 240 किसी लगाते हैं घास खत्म करने के लिए, बीट टाइप क्या होता है ये होता है वीडिसाइड। तो ये कहना चाह रहा है कि उससे भी हमें प्रॉब्लम हो रही है और जो हम लोग बीमारी लगती है कोई प्लांट में या फसल में या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी डिजीज कर रहा है, अगर उसको खत्म करते हैं तब भी हम क्या लगाते हैं, स्प्रे करते हैं ना जहर की। तो ये हमारे एनवायरनमेंट हो गया, हमारे लिए हो गया, मिट्टी के लिए हो गया, इन सब के लिए क्या कर रहा है, डेंजरस हार्मफुल, बहुत ज्यादा हार्मफुल है, फ्यूचर में ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा भी। तो ये कहना चाह रहा है कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो पहला है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, हम लोग कैसे बच सकते हैं इनसे। देखो अब बेटा ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो यहाँ कहना चाह रहा है इन एग्रीकल्चर
There is a method of controlling pests that relies on natural predation rather than introduced chemicals. A key belief of the organic farmer is that biodiversity further health. आपको पता है ऑर्गेनिक खेती क्या होती है? जहाँ पे हम कोई जहर ना लगाए, सिंपल सा हम जैसे गोबर का खाद डालते हैं, वैसे नेचुरल तरीके से करें, ठीक है? आगे क्या रहा बेटा? The more variety of a landscape has, the more sustainable it is. The organic farmer therefore work to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated, but instead are kept at manageable level by complex system of check and balance within a living and vibrant ecosystem. देखो क्या कहना चाह रहा है? सुनो, ये कहना चाह रहा है कि अगर हम कोई जैसे मान लीजिए कोई फसल है, ठीक है, उसमें हमने सोच लिया है कि हम इसमें कोई जहर नहीं लगाएंगे, तो ये तो हो सकता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम रहे। जैसे कोई फसल अगर हम 4 क्विंटल बीघा काट सकते थे, लेकिन कितने का मिले वो 1 क्विंटल बीघा कटे, लेकिन हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। क्यों? लेकिन हम वहाँ पे कुछ ऐसे हमें पेस्ट लाने पड़ेंगे या कुछ ऐसे चीजें लानी पड़ेंगी जो अपने आप से कंट्रोल करें। कोई अगर बीमारी कर रहा है तो उस पर क्या करें, अपने आप से उसको कंट्रोल करें। थोड़ी यील्ड कम हो सकती है लेकिन वो फसल अच्छी रहेगी, हमारे लिए फायदा करेगी। जो कह रहा है बेटा, contrary to the conventional farming practice which often use chemical method to kill both useful and harmful life form indiscriminately, this is holistic approach that seek to develop an understanding of the waves of interaction between the myriad of organisms that constitute the field, fauna and flora. देखो एक क्या काम है, हम लोग जहर जरूर लगा देते हैं, लेकिन आप लोग बताओ क्या इसमें क्या खाली वही मरते हैं जो बहुत हमें नुकसान कर रहे हैं? नहीं, इसमें हमें पता नहीं कितने ज्यादा यूजफुल जो हमारे लिए इंसेक्ट हैं या यूजफुल जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। जैसे आप लोग बताओ, अगर आपने सपोज मानो आपने धान लगाया, आप सबको बताओ मुछटी लगाते हैं, उसके बाद मुछटी क्या होता है? गहरी तो होता है। आप सोचो क्या अर्थवर्म नहीं मरते होंगे? मरते होंगे। आप लोग कभी देखना कि शाम को जाना, जिसमें धान लगाया सुबह को जाना तो बहुत अर्थवर्म ऊपर मरे पड़े होंगे। इसका मतलब क्या होता है? अब अर्थवर्म तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन मजबूरी में क्या होगा, उसको भी मरना पड़ा। ऐसी बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं हमारे लिए फायदा तो करते हैं, लेकिन वो साथ में हम क्या करते हैं, जब हम एक को मारने के लिए जहर लगाते हैं तो हमें फिर क्या करना पड़ता है, और बहुत सारे प्लांट्स को नुकसान होता है और बहुत सारे यानी कि फौना यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लोरा एंड फौना, इसका मतलब क्या है कि जंतु और प्लांट को बहुत दोनों को नुकसान होता है। बेटा कह रहा है द ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड द व्यू दैट द इरेडिकेशन ऑफ द क्रीचर्स दैट आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पेस्ट इज नॉट ओनली पॉसिबल बट आल्सो अनडिजायरेबल, फॉर विदाउट देम द बेनिफिशियल प्रेडेटरी एंड पैरासाइटिक इंसेक्ट व्हिच डिपेंड अपॉन देम एज फूड और होस्ट वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। यहाँ पे सुनो, आप लोग ये कहना क्या चाह रहा है, मैं सच में बताऊंगा। सुनो, जैसे आप लोग मान लो आपके घर पे कोई प्लांट लगा हुआ है, जैसे सपोज मानो अनार का प्लांट है। अब आपको पता है कि आपको पता लग गया कि अनार में कोई इंसेक्ट लग रहा है जो डिजीज कर रहा है, आपने क्या किया, तुरंत स्प्रे कर दी जाएगी। आपको पता नहीं कि अगर उस स्प्रे से वो तो जो आपका फसल सही हो जाएगा, सही आएंगे, लेकिन आपको पता है उसके साथ साथ कितने इंपॉर्टेंट इंसेक्ट होंगे जो मर गए होंगे। आपको पता है आजकल तितलियां कितनी खत्म हो गई हैं, तितली हो गई, बहुत सारे जो पॉल्यूशन कर वो सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, पॉलिनेशन करते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट आपको पता है वो भी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है कि पॉलिनेशन होने में ही प्रॉब्लम होगी। आप लोग बता दो इंसेक्ट ही नहीं बचेंगे तो पॉलिनेशन कहाँ से होगा? और दूसरा क्या है कि अगर हम इतना जहर मिलाएंगे तो फिर कैसे प्रॉब्लम होगी बहुत सारी। तो आने वाले टाइम में बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल खतरे में है और कगार पे विलुप्त होने की हमारी एक्टिविटी के कारण। आपको पता है जंगल में कितने सारे ऐसे समझो कि हमारी एनसीईआरटी ये कहती है कि आगे आने वाले 100 सालों में 50% स्पीशीज खत्म हो जाएंगी अगर यही ड्रामा चलता रहा हमारे द्वारा। तो जैसे हम तो जंगल काट रहे हैं, अपने टूरिस्ट एरिया बना रहे हैं। आप लोग बताओ जे जब हम रहने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेंगे, आप लोग पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे खेत गांव में ऐसे होते थे ऐसे ही पड़े रहते थे खाली बिल्कुल। अब वहाँ इंसेक्ट रहते थे, वहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म रहते थे, लेकिन आज तुम बताओ किसी का भी एक विश्व खेत खाली पड़ा हो नहीं। हर जगह हम लोग खेती करते हैं और हर जगह जहर लगा रहे हैं पूरी तरीके से। तो जो इंसेक्ट होंगे या फिर और अदर इंपॉर्टेंट एनिमल होंगे कहाँ जाएंगे? जैसे मेढक का एग्जाम्पल ले लो, मान लो भाई मेढक आपने पहले देखा घरों में निकालते थे, अब निकलते हैं क्या? क्योंकि सबके घर पक्के हो गए, नालियाँ पक्की हो गई। पहले आपने देखा नाली कच्ची होती थी,
तो मेढक क्या किया भाई घुस गए। अब वो बताओ कहाँ जाएंगे? अब आपको दिखते होंगे तालाब किनारे या फिर खेतों में, वैसे वो दिखाई नहीं देंगे। और खेतों में भी आने वाले टाइम में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि आप जहर इतना लगा रहे हो। जहर लगा रहे प्लस उसे खाली नहीं ऐसे आप देखा पहले सांप कितने दिखते थे, अब बहुत कम दिखते हैं, सही ना निकल क्योंकि कोई जगह ही नहीं बची उनके रहने के लिए। अब आप ये मत सोचना कि सर हमारे लिए सांप से क्या फायदा है। मैं आपको इकोसिस्टम पढ़ाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि सांप से भी हम वो सांप से भी हमें क्या है फायदा है। किसी भी स्पीशीज, देखो दुनिया में कोई भी स्पीशीज सही, अगर हमें किसी भी स्पीशीज से डायरेक्ट फायदा नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट फायदा है। मैं आपको बताऊंगा। आप एक बात सोचो, एक प्लेन होता है एरोप्लेन, जब वो उड़ रहा होता है एरोप्लेन को एक इकोसिस्टम मान लो। अगर आप सोचो कि एरोप्लेन का अगर हम एक बोल्ट खोल देंगे क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसे अगर हम बोल्ट खोलते जाएं तो ये क्रैश हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम में जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, कोई भी इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा क्या होगा, फाइनेंशियल और वैसे भी कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। आप लोग यहाँ पे रह रहे हो, आपको इंडिया में तो आपको पता है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है बेटा। ऐसी जगह है जहाँ वो शाम को सोएंगे ना, सौ पता ही नहीं होगा कि टेम्परेचर कितना कम हो सकता है या कितना बढ़ सकता है। वहाँ इकोसिस्टम इतना अनस्टेबल है कि उन्हें खुद ही नहीं पता होता है कि अगर बारिश होगी तो कितनी होगी, क्योंकि वहाँ क्या नहीं है, डाइवर्सिटी। और अगर डाइवर्सिटी को हम खत्म करते रहे तो ये हाल यहाँ मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास इतनी ज्यादा फाइनेंशियली कंडीशंस को बढ़ाने के लिए चीजें हैं तो वो क्यों है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पहुंचाता है। तो ये आपको इकोलॉजी में पढ़ाऊंगा, सारा समझाऊंगा आपको क्या है। तो यहाँ पे यही बताना चाह रहा है कि अगर हम जहर लगाते हैं तो वो हमारे लिए ऐसा नहीं कि हम अपने फायदे के लिए कुछ ना कर सकते हैं। ऐसा नहीं अपना फायदे के लिए हम किसी भी स्पीशीज को मार देंगे, नहीं। हर स्पीशीज का अपने इकोसिस्टम में क्या है, एक रोल है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो समझ गए आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? आगे देखते हैं बेटा। कह रहा है दस द यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर विल ग्रेटली रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल एंड पेस्टिसाइड। हम लोग क्या होते जा रहे हैं, डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं। आपको पता होगा आजकल ये हो रहा है कि अगर आपने स्प्रे नहीं लगाई तो अगर दूसरे लगा दी तो आप तुरंत लगाते हो, दम लग रहता है। और ये लगा के हम लोग इतना ज्यादा केमिकल खा रहे हैं ना कि हम लोग को नहीं समझ सकते। तभी जल्दी टपक रहा है। अगले कह रहा है जल्दी टपक रहा है। एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच इज टू बिकम फैमिलियर विद द वेरियस लाइफ फॉर्म दैट इनहेबिट the feed predators as well as pests and also their life cycles, pattern of feeding and the habitats that they prefer. This will help develop appropriate means of bio control. अब ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो कोई तालाब है, ठीक है, उसे मच्छर ज्यादा हो रहा है, तो हम ऐसा कुछ उस तालाब में डाल दें जिससे वो मच्छर खा ले, तो मच्छर अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन अब वो मान लीजिए जो चीज हम, जैसे कोई मछली मान लो, कोई मछली है उसको हमने डाल दिया उस तालाब में, मच्छर खाएगी, तो इसका हमें क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। तो ऐसा कुछ हम एडजस्टमेंट करें जिससे हमें जहर कम लगाना पड़े और अपने तरीके से अपने आप से कंट्रोल में चीजें चलती रहें। और दूसरा अगर हम यही रहा तो बेटा अभी आपको पता है एवरेज लाइफ स्पैन कितनी होगी, 80-90 साल हो गई है, 80 साल, और आने वाले टाइम में 50 से 60 साल रहेगी। 50 साल बहुत मोर। और आपको पता है आपके बाबा के जमाने में 100 साल, एक मान लो 100 साल प्लस ही देते हर आदमी, लेकिन आज कितना जी रहा है, 70-80 साल एवरेज। 80 साल में सब निपट जाते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ चीज से। और हमारा वाला जनरेशन आएगा उसमें कितने, 50 साल, उसमें 60 साल लगेंगे, क्योंकि हम लोग इतना केमिकल खा रहे हैं, इतना केमिकल खुद हमें खुद नहीं पता है। तो ये आप लोग समझ सकते हो और ये आपको पता भी होगा। और आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो 115 साल 110 साल जिए होंगे अच्छे तरीके से। 100 साल में तो सही दिख रहे होंगे। ये सब आपको पता होना चाहिए। देखो अब देखते हैं बेटा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में क्वेश्चन आएगा बेटा, बोलो मत खाली यहाँ बस ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा नीट में इतने टॉपिक से। सही, जो क्या आएगा, कह रहा था वेरी फैमिलियर बीटल्स विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग द लेडी बर्ड आपने एंड ड्रैगन फ्लाई आर यूज्फुल टू गेट रिड ऑफ एपिड्स एंड मॉस्किटो। पहले तो ये याद करो, ए लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई ये किसे खत्म करते हैं, एपिड्स और मॉस्किटो। क्लियर? ये क्या करने जा रहे हैं, अगर एपिड्स और मॉस्किटो ज्यादा है तो हम क्या करें, लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई को क्या करें, वहां पे इंट्रोड्यूस करा दें। समझ गए? और इससे क्या होगा, एपिड्स और मॉस्किटो क्या होंगे, खत्म। क्लियर? अगले देखो, कह रहा है बेटा एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट
एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे लेडी बर्ड किसको यूज कर रहा है? एफिड्स के लिए, और ड्रैगन फ्लाई किसको कर रहा है? मॉस्किटो को। ये भी ध्यान रखना, कहीं सोचो कोई से मिला देंगे। क्या ध्यान रखना है आपको? लेडी बर्ड किसके लिए? एफिड्स के लिए, और जो तुम्हारा ड्रैगन फ्लाई किसके लिए? मॉस्किटो मॉस्किटो के लिए। जिम में है ना मारो तुम। अगर आपको ध्यान आ रहा है तो ध्यान रखना, लेडी बर्ड एल के बाद ए आ रहा है, तो ए से क्या है? एफिड्स। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। आगे देखो, ए बोलो मत। कह रहा है एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स इज द बैक्टीरिया Bacillus thuringiensis, often written as BT. These are available in sachets and dried spore which are mixed with water and spray onto vulnerable plants such as brassicas and fruit tree, where these are eaten by the insect larva. And the gut of the larva, the toxin release and the larva get killed. ये मैं समझाऊंगा आपको क्या है। देखो, the bacterial disease will kill the caterpillars, but larvae can leave other insect unharmed. आप सुनो, आप ये बीटी कॉटन हम लोग बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बीटी कॉटन क्या है सुन लो एक बार, समझ लो बेटा। यहाँ देखो, अगर मैं आपको बीटी कॉटन के बारे में बताऊं तो आपको समझना पड़ेगा, बीटी कॉटन, कॉटन एक प्लांट का नाम है, ठीक है, और बीटी क्या है? बैक्टीरिया का नाम। बैसिलस थोरेंजेंसिस क्या है? बैसिलस थोरेंजेंसिस। अब सुनो ये क्या कैसे काम करता है। देखो, इसके पास एक जीन होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं क्राइजीन। क्या बोलते हैं? क्राइजीन। और बेटा ये जीन पता क्या करता है? एक प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। सही। अब ये प्रोटीन कैसे है? अगर इसको खाएगा तो नुकसान नहीं करेगी नॉर्मल, लेकिन अगर कोई इंसेक्ट खाएगा, सही, कुछ इंसेक्ट ने खाया, अब हमने क्या किया सुनो, इस बेटा अभी भी बातें कर रहा हूँ, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तब भी नहीं समझते हो। क्राइजीन है, क्राइजीन, इसको हम इंट्रोड्यूस किससे कराते हैं? प्लांट से। किससे कराते हैं? मैं क्या करूंगा बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से मैं क्या बनाता हूँ? प्लाज्मिड। आपको पता होना चाहिए, ये हम बाद में पढ़ेंगे भी। प्लाज्मिड बनाते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इसको हम किसके अंदर डाल देते हैं? प्लांट के अंदर। मैंने मान लिया इस जीन को मैंने किसके अंदर डाल दिया? कॉटन प्लांट में। हम ऐसा कर सकते हैं, कोई सा जीन किसी के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। मैं आपको बताऊंगा कैसे डालते हैं, बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसका पूरा चैप्टर है, तो हम उस चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस प्लांट के अंदर डाल दिया। अब ये प्लांट कैसा बन गया? बीटी वाला, मतलब इस प्लांट के अंदर वो जीन आ गया। अब क्या होगा? वो प्रोटीन जो यहाँ बैक्टीरिया के अंदर बन रही थी, वो किसके अंदर बनेगी? प्लांट के अंदर। समझ गए? अब आप लोग बताओ, कोई इंसेक्ट है मान लिया, कोई भी इंसेक्ट मान सकते हो, इसको खाएगा मर जाएगा। अगर ये इंसेक्ट इस वाली प्रोटीन से मर रहा है, तो आप लोग बताओ क्या ये प्लांट खाएगा तो नहीं मर जाएगा? बिल्कुल मर जाएगा, क्योंकि वो प्रोटीन प्लांट के अंदर बन रही है। और ऐसा हो कुछ कि वो प्रोटीन हमारे लिए भी नुकसान ना करे, मतलब हमारे लिए हम खाएंगे तो, और इंसेक्ट खा रहा है तो वो क्या हो रहा है? मर रहा है। तो आप लोग बताओ क्या हमें यहाँ पे कुछ जहर डालने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। तभी बीटी का ये अपने आप से ही जो खाएगा वो अपने आप से इंसेक्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, और हमारे लिए कोई नुकसान नहीं होगा। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे ये एक कॉन्सेप्ट है बीटी कॉटन का। हालांकि साइंटिस्ट ने बीटी टोमेटो बनाया था, बहुत से बनाया था, लेकिन उनको ऐसा लगा कि आने वाले टाइम में हल्के हल्के ये नुकसान हमको भी करने लगेगा। अभी इंसेक्ट कर रहा है, लेकिन जब ज्यादा केमिकल बढ़ेगा तो किसको करेगा? हमको करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट वैसे अगर चाहें तो हम गेहूं धान सब में लगा सकते थे, लेकिन ये जरूरी नहीं समझा साइंटिस्ट ने, इसीलिए रिक्वेस्ट नहीं किया। समझ गए आप लोग बीटी कॉटन क्या? तो आप लोग ये सुन लो, यहाँ तो एक बैक्टीरिया की बात कर रहा है, बैसिलस थोरेंजेंसिस। समझ गए? उसके अंदर एक जीन होता है, वो जीन को हम प्लांट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। अब वो प्लांट वो प्रोटीन बनाएगा जिससे वो इंसेक्ट मर रहा है, और जब वो इंसेक्ट खाएगा प्लांट को तो वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो हमारा कुछ रोल है उसमें? नहीं। हमने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से खाली प्लांट को क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस करा दिया उस जीन से, क्राइजीन से। अब हमें कुछ नहीं करना है, जो भी इंसेक्ट खाएगा जिसके लिए वो स्पेसिफिक होगा वो मर जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये भी जो बीटी वगैरह होते हैं या फिर जो जीन्स होते हैं, प्रोटीन आते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक इंसेक्ट खा के मर जाएगा, कुछ इंसेक्ट। समझ गए? तो ये था बीटी कॉन्सेप्ट का। हालांकि ये बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी। जब आप देखो अभी आपको लग रहा होगा सर ये कुछ ज्यादा पढ़ने नहीं पड़ा, क्योंकि आपको अभी पता नहीं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे करते हैं, प्लाज्मिड क्या होता है, कैसे हम किसी जीन को दूसरे जीन में डालते हैं, डीएनए में डालते हैं।
क्यों हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं, सही है, वो सब आपको पता लगेगा बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, आपको पता नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी के विदाउट आज हम इतना आगे बढ़ गए, कभी बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि हमने इतनी चीजों को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया है कि हम लोग खुद नहीं समझ सकते। तो मैं वहां बताऊंगा आप लोगों को, यहाँ पे हम लोग इतना समझ लो, ठीक है। बीटी कॉटन क्या है, अगले देखो। इसके बाद यही स्टार्ट करेंगे हम, टेंशन ना लो, ठीक। इसको पता नहीं क्लासेस लगना लगे, बच्चे भी हमारे क्लास देख रहे हैं, कल पेपर दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दीज आर अवेलेबल, ये तो पढ़ लिया। कह रहे हैं वेयर दीज आर ईटन बाय द इंसेक्ट लार्वा इन द गट ऑफ द लार्वा, द टॉक्सिन इज रिलीज एंड द लार्वा गेट किल्ड, द बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर्स बट लार्वा अदर इंसेक्ट अनहार्म, because of the development of method of genetic engineering in the last decade or so, the scientists have introduced, इसका नाम मतलब क्या है, Bacillus thuringiensis, और कह रहा है टॉक्सिन जीन इनटू प्लांट, सच प्लांट आर रेजिस्टेंट टू अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट, इसे बोलते हैं बीटी कॉटन, क्योंकि कॉटन में क्या था इसीलिए। और कह रहा है इज वन सच एग्जांपल व्हिच इज बीइंग कल्टीवेटेड इन सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री, यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 10, यानी कहना चाह रहा है अगले चैप्टर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इनका मतलब सिंपल सा इतना है कि अगर कोई बैक्टीरिया के अंदर ऐसा जीन है जो वो जीन कोई प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन से कोई इंसेक्ट मर रहा है, तो हम वो जीन को क्या करें, निकालें और हम उस प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दें। जो वो इंसेक्ट को खा रहा है प्लांट, मतलब जो प्लांट इंसेक्ट खा रहा है प्लांट को, तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, इंसेक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा, हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस सबसे अच्छा एग्जांपल है ये बीटी कॉटन का। अगले देखो, कह रहा है बेटा अब बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड फॉर यूजिंग द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज द फंगस ट्राइकोडर्मा। कौन सा, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आर फ्री लिविंग फंजाई दैट आर वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम और दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजन। आपको पता भी होगा फंगस वैसे भी क्या करते हैं, बहुत सारे पैथोजन जो हमारे रूट में डिजीज लगती है उनको क्या करते हैं, बचाते हैं। जैसे आपने माइकोराइजा का एग्जांपल सुना था, जहां आपको पता है ए पाइनस के प्लांट के साथ क्या लगता है, फंगस, उसका भी नाम होता है ग्लोमस है, ग्लोमस फंगस। तो वो क्या करता है, प्लांट को बचाता है बहुत सारी डिजीज से। अगले कह रहा है देखो, कह रहा है बैक्टीरियोवायरस आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स, द मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरियोवायरस यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट आर इन द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। These viruses are excellent condition for species specific narrow spectrum insecticidal application. They have been shown to have no negative impact on plant, mammals, bird, fish or even on non-target insects. और कह रहा है this is especially desirable when beneficial insects are being conserved to aid in an overall integrated pest management program or when an ecological sensitive area is being treated. तो यहाँ पे कहना है कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चले जाते हैं जिनके थ्रू हमें बताया जाता है कि अगर तुम इन इंसेक्ट को या इन एजेंट को अगर लेके आओगे अपने एरिया में, तो इससे ये क्या होंगे, पैथोजन जो पैथोजन जितनी माइक्रोब्स होते हैं क्या होंगे, खत्म होंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, ये खत्म कर सकते हैं और यहाँ पे कोई भी केमिकल लगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान नहीं, इतना आप समझ रहे हो, सही है। इसके लिए आपको तो आप लोग ये पहले पढ़ेंगे तो पता लग रहा है कैसा, वो ध्यान रखना, लेडी बर्ड कौन खत्म कर रहा था, एफिड्स को, और दूसरा कौन सा था, मॉस्किटो से खत्म, ड्रैगन फ्लाई जो किसको करता है, मॉस्किटो को, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बीटी कॉटन के बारे में बाद में पढ़ेंगे, इतनी टेंशन ना लो, ठीक है। अभी है हमारे पास। अब हम बात करते हैं बेटा माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर की। आप लोग बताओ, कोई भी बायो फर्टिलाइजर क्या विदाउट माइक्रोब्स के बन सकता है, बताओ। माइक्रोब्स में तभी बनेगा, बन सकता है क्या, नहीं। आप लोग बताओ, अगर आप जो घर में कूड़ा वगैरह होता है उसको एक गड्ढे में डालते हैं और आपको पता है उससे क्या बन जाता है, भूरा बोलते हैं ना, भूरा भूरा बोलते हैं, मैन्योर ना, वो बन जाता है, सही है। आज कह रहा है मैं भी गांव से हूं, इसके बाद सुन सर हम भी गांव से। तो क्या होता है कि आपको पता है भूरा बन जाता है और उसको हम लोग कहां लगाते हैं, खेत में। क्या भूरा ऐसे बन जाता है, नहीं, वहां भी बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, बहुत सारे माइक्रोब्स ग्रो करते हैं। ये सर हम तो नहीं जानते हैं, बड़ा कोला डालते रहते हैं, बस चीज़ जानते हैं कि हमें क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ तो पढ़ लो अब पता लग जाएगा। तो आपको बताया वो एक का साल में सेव जाता है ना, वन की तरह जाता है और उसको खेतों में डालते हैं, खेतों में डाल देते हैं। हाँ, कितना पता है? तो वो मैन्योर कैसे बनता है बताओ, बार-बार बायोलॉजिकल एक्टिविटी करा के, सही है। वहां भी माइक्रोब्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ध्यान रखो, विदाउट माइक्रोब्स कोई भी चीज डिकम्पोज
नहीं नहीं होगी। जैसे आपको पता है कितना सारा इकोसिस्टम से कितने सारे पत्ते गिर रहे हैं, कितने सारे प्लांट गिर रहे हैं, कितने एनिमल मर रहे हैं, सब डिकम्पोज हो रहे हैं। अगर डिकम्पोज सोचो ना हो 1 मिनट के लिए तो क्या होगा बताओ। मुझे लगता है कि इंडिया में ऐसा करना पड़ेगा कि आधा हिस्से में लाशें होंगी और हिस्से में लिविंग बीइंग होंगी। भाई जब कोई चीज डिकम्पोज नहीं होगी तो कहाँ जाएगी बताओ, ऐसी पड़ी रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि डिकम्पोजिशन और डिकम्पोजिशन होता है तो क्या बन जाती है, खाद में जाती है, मिनरल्स मिट्टी में जाते हैं। तो सोचो कितना बड़ा रोल ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चलो एक बार को मान लेते हैं कि बायोगैस में ना मिले, हम मान लेते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट, चलो हम वैसे ही पानी गंदा नहीं करेंगे, हम मान लेते हैं कि पेस्टिसाइड नहीं बनाएंगे, लेकिन ये तो करना पड़ेगा डिकम्पोजिशन। और जो ये कौन करता है, माइक्रोब्स, समझ गए। तो ये कितना बड़ा रोल है। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है विद ओवर प्रेजेंट डे लाइफस्टाइल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। द यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर टू मीट द ओवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू दिस पॉल्यूशन। अब ये बार-बार ये क्या बताना चाह रहा है कि भाई अगर आप कोई भी जहर लगा रहे हो तो वो क्या नुकसान कर रहा है, हमारे नुकसान कर रहा है, एनवायरनमेंट को नुकसान कर रहा है और स्पीशीज को नुकसान कर रहा है। आपको पता नहीं है कि अगर आप एक दिन स्प्रे करके आए तो कितने सारे इंसेक्ट मरेंगे। हाँ ये बात सही है कि आपकी फसल ठीक हो जाएगी, लेकिन आप लोग अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान ना कर सकते हो। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि हमें कैसे क्या करना है, ठीक है। आगे देखो, कह रहे ऑफ कोर्स वी हैव नाउ रियलाइज्ड दैट देयर आर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड देयर इज अ लार्ज प्रेशर टू स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ये कहना चाह रहा है कि जितना ज्यादा हमारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, हम लोग इतना ज्यादा खाद वो लगा रहे हैं, पेस्टिसाइड खाद लगा रहे हैं, जहर लगा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि हमें मजबूरी में ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी पड़ेगी। और ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, आप 10-15 साल बाद देखना, हर आदमी अपने 2-4 बीघे जमीन बचा के रखेगा अपनी खेती के लिए पर्सनल, कि भाई मैं अपना गेहूँ उगाऊंगा, मैं अपना धान उगाऊंगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितनी सारी डिजीज से कितने ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं अभी आने वाले टाइम में। तभी तो हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक पे। अगर देखा जाए तो आपको पता है कि आपके ही टाइम में, जब आप छोटे थे, आप लोग छोटे थे, तो आपके ही टाइम में जो आपके दादा के दादा होंगे, दादी होंगे, वो कितना साल जीते थे। अगर डेथ होती है तो नॉर्मल हो रही है, ऐसे नहीं हो रही है कि बीमारी 100 साल, 105 साल, 110 साल, और 80-90 साल में तो वो इतने अच्छे होते थे कि तुम उन चक्कर नहीं ले पाओगे। देखा हो तो मैंने ऐसे लोग सुने हैं कि मान लो 15 किलोमीटर एक एरिया है, ये सच्चाई की सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, 15 किलोमीटर कोई खाद का कट्टा 50 किलो का ला सकता है क्या आज के टाइम पे तुमको उठेगा नहीं डायरेक्ट। अरे चल तुझे उठ जाएगा, मुझसे नहीं उठेगा। मैं खुद के बोल रहा हूँ। हाँ एक बुढ़न की बात बताऊं, मतलब वो 75 साल की एज में, ठीक है, 75 प्लस में 15 किलोमीटर से रोज साइकिल से आते हैं और रोज जाते हैं, उस पर सामान रख तुम लोग बाजार में जाओगे 2 किलोमीटर साइकिल से, हम क्यों जाएंगे साइकिल से? नहीं जाते हो, लेकिन मैं आम एक नॉर्मल लाइफ में बता रहा हूँ बेटा। अब सुन तो मैंने, तुमने उठाया होगा 50 किलो कट्टा तो उठा लोगे, लेकिन नॉर्मली किसी पर्सन को 50 किलो कट्टा साइकिल पे तो नहीं लगेगा। और तुमसे कहा जाए कि उठा के इसे 15 किलोमीटर ले जाओ, 15 बहुत दूर रह गया बेटा। आजकल कोई खाद घंटा सर पे रख के खेत तक नहीं जा सकता, नहीं ले जाता सर, कोई नहीं जाता है। हर कोई बाइक का यूज करता है, ट्रैक्टर का यूज करता है, साइकिल का यूज करता है। कि बाइक क्यों बनाई क्यों नहीं करता है? उसके पास एनर्जी नहीं इतनी कि कर पाए काम। लेकिन साधन है, साधन है, एक बात ठीक है, लेकिन एनर्जी भी तो नहीं है। चलो एक बात को मान लेते, चलो आज हमारे घर पे मान लो कुछ नहीं है, मान लो जैसे मान लो मेरा घर है, ना साइकिल है, ना बाइक है, ना ट्रैक्टर है, और मुझे खाद ले जानी है, आप तो यूज कर चुके हो ना उसको, तो हिम्मत किसी के अंदर नहीं होगी खाद को उठाए और सर पे रख के ले जाए। हो सकता है फादर हो ऐसे जो सोच लें एक बार को, लेकिन ये पता है कि जो छोटे लड़के होंगे वो तो नहीं करेंगे काम। पड़ोसी की मांग के घर चाहे वो पड़ोसी की बाइक मांगना है, चाहे वो खाद कल हो ही जाएगी, लेकिन आज वो काम नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं वो आलस कर रहा है, इसका मतलब ये है उनके अंदर एनर्जी नहीं है, जानवर का चारा नहीं ला रहा कोई सर। तो हालात ये हो गए। सोचो अब आप लोग सोचो, जब आपने ये हालात देखी है, और मैं क्या कह रहा हूँ 15 किलोमीटर बेटा पैदल चलना चक्कर आ जाएंगे पैदल चलने में 15 किलोमीटर, और कोई खाद कट्टा लेके आ गया। ऐसे कैसे? और ऐसा लोग बताते हैं, पता क्या करते थे, दुकान से रखा सर पे तो वो घर पे ही लाके फेंकते थे। ऐसा नहीं कि रास्ते में एक बार सस्ता ही गया। मैंने देखा हमने 50 किलो करके लाद के अपने घर ले जाएंगे। तो आज के लोगों में ये दम नहीं है। लोगों की बात नहीं करो, हम ही लोगों की बात करो ना। और एक बात और बताऊं, जो हम बात कर रहे हैं वो उठा लेते हैं,
वो बेटा आप फार्मर की बात कर रहे हो जो नेचुरल एनवायरनमेंट में आज भी रह रहे हैं। वो तो कर लेंगे। अगर तुम शहर के किसी व्यक्ति से कह दो कि कट्टा उठवाना तो उठवाने में उसको लग जाएगा। टन टन करेगा। ये हम उनकी बात कर रहे हैं जो नेचुरल एनवायरनमेंट में अभी भी रह रहे हैं। एक अगर आपके फादर है खेती करते हैं तो वो अभी भी नेचुरल तरीके से रह रहे हैं। उनने कौन सा पिज्जा बर्गर खाया है तो ये उन्होंने फेमस खाया है, वो आज भी वैसे खा रहे हैं। सर हम कहें खिलाते हैं तो खिलाते नहीं कहेंगे। 50-60 किलो की होती है वैसे ही कर देते हैं। और तो वो कौन कर रहा है? फार्मर तो कर रहा है जो नेचुरल एनवायरनमेंट सोचा हम रह रहे हैं। एक अब कोई सोचो पीलीभीत में रह रहा है, उससे कहना है ट्राली भर के दिखाओ 60 क्विंटल की। मुझे भर्ती करा दो। बेटा उसके यहाँ दर्द होगा, यहाँ पे समझ रहे हो, रात भर, और टैबलेट खाएगा तब भी 3 दिन दर्द होगा यहाँ पे। क्योंकि पता लगी चौथे दिन टपक गया। क्योंकि मैं एक बार रिलैक्स हो चुका हूँ ना उसमें कंडीशन में। सभी बच्चों आपने के भगाई थी ट्राली ना? मैंने कभी खेती को काम नहीं किया, लेकिन एक बार मैंने सोचा था बुलेट कोविड में गए थे आप। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि मैं ऐसे के फेंका था तो मेरे यहाँ पे 2 दिन दर्द हुआ था बहुत तेज वाला। झटका लग गया। तो ये खाल भी सही हो गया। तो ये चीजें होती हैं कि जो काम करता रहता है वो करता है, ठीक है, जो नहीं करता है वो नहीं करता है, समझ गए। और मेरा छोटा भाई मुझसे छोटा है, वो 60 मीटर अकेले हो जाता है। हाँ सर सही कह रहे हैं आप। सोचो वो एक्टिव है, आप एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं, उसका वो हो गया है सब सीख गया वो। इधर देखो BMI अगले कह रहे थे यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर। अब बोल कर लोग अगले कह रहे हैं बायो फर्टिलाइजर आर ऑर्गेनिक दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर आर बैक्टीरिया। अब कौन होते हैं बताओ? जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए, ये सब क्या करते हैं बताओ? साइनोबैक्टीरिया बीजी ये सब डिकम्पोजिशन करते हैं, डिकम्पोजिशन करवाते हैं, ठीक है, ये सब करवाते हैं। अगले देखो बेटा ये आप लोग इधर देखो, कह रहा है यू हैव स्टडी अबाउट द नूडल्स ऑन द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। आप लोग जानते हो नूडल्स का मतलब क्या होता है? नूडल्स ए? जो खाए जाते हैं। बैठ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके पास बैक्टीरिया रहते हैं। क्या रहते हैं? और बैक्टीरिया क्या करते हैं? वो एंटी फिक्सिंग क्या करते हैं? जैसे राइजोबियम, राइजोबियम सही है, ये कैसा बैक्टीरिया है? एंटोफिक्सिंग। एंटी फिक्सिंग बैक्टीरिया। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, एक बार समझते हो आप लोग, जैसे नॉस्टॉक एनामिन आपने सुना होगा, Yes, sir. एक सुना होगा एजिटोबैक्टर, एक Yes, sir. सुना होगा राइजोबियम, राइजोबियम ये सब एंटी फिक्सिंग करते हैं। लेकिन इनके फिर हम सबके नाम अलग क्यों लेते हैं पता है क्यों? क्योंकि इनका एनवायरनमेंट अलग होता है। जैसे नॉस्टॉक एनामिना कैसे होते हैं बेटा? एक्वेटिक एनवायरनमेंट, इसमें रहते हैं। अकॉर्डिंग ऐसे ही राइजोबियम कहाँ रहता है? नहीं पता। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, ठीक है। ऐसे एजिटोबैक्टर रहता है टेरेस्ट्रियल में, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो देखो क्या करें, कहीं कहीं आप लोग सोचो लेग्यूमिनस प्लांट अच्छा नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, वहां पर लगा दो क्या नॉस्टॉक एनामिना, ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। तो देखो क्या कह रहा है यू हैव स्टडी अबाउट द नूडल्स ऑन द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट फॉर्म बाय द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम। किसके साथ रहता है? राइजोबियम। और राइजोबियम क्या है? एक बैक्टीरिया। क्या है बेटा? अंडरलाइन करो उसको। राइजोबियम क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो किसके साथ रहता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं? दाल वगैरह वाले। अब आप लोग ये बताओ मुझे, कोई प्लांट है, क्या है? कोई प्लांट है, आप लोग बता सकते हो प्लांट को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किसकी पड़ती है बेटा? बोल क्यों रहे हो आप लोग? और आपको पता है एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन ही है। लेकिन प्लांट डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकता, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट में। नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट में। समझा तो ये और इस नाइट्रेट और नाइट्राइट में कौन बदलता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सही है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, नॉस्टॉक एनामिना हो गया, एजिटोबैक्टर हो गया, राइजोबियम हो गया, ये सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये से नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रेट और नाइट्राइट। समझ गए? अब सोचो अगर ये बैक्टीरिया हर प्लांट में रहने लगे, जैसे गन्ने के रूट में रहने लगे मान लो, तो क्या बताओ गन्ने में यूरिया लगानी पड़ेगी? यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। बहुत अच्छा रहेगा, हमें यूरिया लगानी होती नहीं, कितना रुपया बच जाएगा? तो ये ऐसे करते हैं। लेकिन हमारे लिए ये कहाँ पे रहते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट में। अभी देखो क्या है, these bacteria fix atmospheric nitrogen लिखा भी है into organic form which is used by the plant as nutrients, ठीक है। other bacteria can fix atmospheric nitrogen while free living in the soil, जैसे एग्जांपल क्या है? एंजियोस्पर्म एंड एजिटोबैक्टर। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ये कैसे रह रहे हैं बताओ? फ्री लिविंग। कैसे रह रहे हैं? फ्री लिविंग का मतलब है ये किसी से सिम्बायोटिक एक्शन नहीं करेंगे। कौन कौन से?
एजोस्पिरिलम और एजोटोबैक्टर। और वो कैसे रह रहा है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, किसके साथ? लेग्यूमिनस प्लांट के साथ। और ये कैसे रहेंगे? फ्री लिविंग। फ्री लिविंग मतलब कहीं घूम रहे हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट में। और जो नॉस्टक एनाबीना उसकी बात करते हैं, वो कैसे रहते हैं? एक्वेटिक। एक्वेटिक वो भी फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन किस एनवायरनमेंट होते हैं? एक्वेटिक एनवायरनमेंट। समझ गए आप लोग? तो ये अगर आप लोग ना समझ पाओ तो इधर लिख लो साइड से। ये देखो ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर आपसे पूछे एक्वेटिक एनवायरनमेंट की तो क्या बताओगे? नॉस्टक एनाबीना। अगर आपसे कहे एक्वेटिक एनवायरनमेंट की तो आप बताओगे नॉस्टॉक और एनाबीना, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर हम आपसे कहे फ्री लिविंग टेरेस्ट्रियल कौन होता है तो क्या बताओगे? फ्री लिविंग और कैसा? टेरेस्ट्रियल। तो आप लोग क्या बताओगे? एजोस्पिरिलम एंड एजोटोबैक्टर, यानी कि एजोस्पिरिलम एंड एजोटोबैक्टर, ठीक है। और बेटा अगर वो पूछे सिम्बायोटिक एसोसिएशन कौन रहता है, लेकिन होगा कैसा? टेरेस्ट्रियल, तो क्या बताओगे? राइजोबियम। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक का मतलब होता है साथ में रहने वाला। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में कौन रहता है? राइजोबियम। तो ये हैं सब बैक्टीरिया कौन से? जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, लेकिन इनका एनवायरनमेंट क्या है? अलग अलग। समझ गए? ऐसे आपको ध्यान रखना है। मैंने एक कलर लिख दिया, समझना आ रहा है आपको? ये हो गया एक्वेटिक वाले, नॉस्टक एनाबीना। ये फ्री लिविंग टेरेस्ट्रियल हो गए कौन से? ये दोनों। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन कौन सा रहता है? राइजोबियम, ठीक है। ऐसे आपको सारे बैक्टीरिया के नाम आपको पता होने चाहिए और याद होने चाहिए। तेलुगु में लिखा है। ये ऐसे लिख दिया मैंने, जल्दी वापस इतना लिख लोगे अपने आप से? सर लिख दिया। पानी से जरा पानी दे दो। एजोस्पिरिलम। स्पिरिलम 80 का था। कौन सा? फ्री लिविंग वाले बता दीजिए। ये एजोस्पिरिलम लिखा है एजोस्पिरिलम, ये वाला, ये दोनों लिखे हैं, एंड एजोबैक्टर। सही है। मैंने शॉर्ट में दिया, वो जगह नहीं थी। फिर देखो बेटा एक बार सुन लो। एक्वेटिक एनवायरनमेंट की बात करेगा तो क्या लगाओगे? नॉस्टॉक और एनाबीना। अगर वो कह रहा है फ्री लिविंग, कैसे रह रहा है? फ्री लिविंग, लेकिन टेरेस्ट्रियल में रह रहे हैं, तो कौन सा लगाओगे? एजोस्पिरिलम और एजोटोबैक्टर। और अगर वो कह रहा है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहे हैं, तो कौन सा रह रहा है? राइजोबियम, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ ही जाता है लगभग एक, और आपसे पूछ लेगा अगर वो कहे सारे के सारे कैसे हैं तो आप बताओगे एंटी मिक्सिंग बैक्टीरिया। समझ गए? बस एनवायरनमेंट के कारण अलग अलग लिखे हुए हैं यहाँ पे। चलो सेंटर देखने आ रहे हैं ना? नहीं स्कूल देखने आ कल पेपर है ना? यस सर। मतलब ये देखने आ रहे हैं सीट हमारी कहाँ पे है ना? वो तो कल ही मुझे आधे घंटा पहले अलाउ कर दिया ना सरकार। ये लोग आ रहे थे घूमने आए होंगे लिए। आधे घंटा पहले अलाउ कर दिया। और अगर देखा जाए ना तो सबको पता है डरमंड इंटर कॉलेज यहाँ पे है। सेंटर भी कहीं सुबह आपको पता है कब का है? अंग्रेजी में जवाब कितना पुराना है? अंग्रेजी जमाने का है, आज का नहीं है। हमारा देश आजाद नहीं होगा तो उससे पहले बन गया था ये। सर पता है। पहले का आया हिस्ट्री मेरे पास पढ़ी है। 47 में सन पड़ी हुई है शायद। 1916 में 17 का है। सोचो तो किसे नहीं पता होगा डरमंड वाले का? और ये लोग खाली टाइम वेस्ट करने आए हैं। डरमंड कॉलेज कहाँ है? ये नहीं पता था कि कल पेपर है। कल पेपर है। मुझे नहीं पता होगा पेपर का है क्या था। ऐसे पेपर का है क्या? कितना बड़ा स्कूल है, क्लास भी नहीं है हमारा। सर वो अपना क्लास देखने आए हैं, अपनी सीट देखने आए हैं।
बात कर सबको पता होगा। बड़ा स्कूल है ना, अपनी क्लास सीट, देखने वो आए क्लास हैं, देखने है आए। हमारी बड़ी सी। अरे ये खाली कुछ नहीं देखने आए हैं, खाली घूमने आए हैं। सर हम लोग डायरेक्ट पेपर देने गए थे। ए, आप लोग खुद सोचो, अगर जैसे आपका सेंटर मान लीजिए गया है, अब आपका ऐसे स्कूल में गया है आपने कभी नहीं देखा है ना, आपने वो एरिया देखा कैसा है, तो हम जा सकते हो, चलो ठीक है दिखाओ पहले। आपको पता हो अगर वादी में है तो क्या देखना, बिल्कुल नहीं देखो। आधे घंटे पहले जाओ वहाँ ढूंढने ना, पहले पढ़ाई करो। मैं तो लखनऊ को डायरेक्ट सोचते हैं हमारे प्रमोट को पढ़ जाए। हाँ लोग सोचते हैं ट्वेल्थ में पढ़ जाए। अरे भाई अब एक बात सोचो आप लोग, ऐसे तो किसी का इलाहाबाद जाएगा तो पहले सेंटर देखने जाएगा क्या? सर हमारा इतनी दूर पढ़ाई, अच्छा, एक दिन पहले निकल जाए। हमारा ऐसे भी पढ़ा। हाँ ये भी बात सही है, इन्हें लगता होगा सेंटर देख के आओ पहले, कहाँ भाई कहाँ घूमे कर रहे हैं, डरावने हो गए हो उधर। नहीं सर ऐसा है, घर वाले भी कह रहे थे जाओ घूमे आराम से, इन्हें घूमने को कौन जाता है, और थोड़े पैसे अलग से मिलते हैं। यही तो बात है, मैं समझ रहा हूँ। एक्सपीरियंस। ठीक है, लेकिन सर मैं घूमा छुट्टी आई होगा। कल छुट्टी नहीं सही है। कल मैसेज आया था। और अगर आपका मैसेज आए सीधे सब लोग आ जाना ध्यान से। आना कहाँ है? मैं पता है एक क्यों बता रहा हूँ, ये सब ये लोग क्यों यहाँ पे आ रहे हैं, सही है। जैसे मैं आपको बताऊँ एग्जाम्पल, मेरे छोटा भाई का हाई स्कूल में था जब, उसे ये नहीं पता कि साइंस का पेपर में क्या क्या होता है, सही है, उसे कुछ नहीं पता था। लेकिन पहले दिन जैसे पेपर से एक दिन पहले बाइक चाहिए और जाएंगे सेंटर देखने, सही है। और जब वो जा रहा हूँ मैं घर भी था उस दिन शायद, तो मैंने खुद भेजा था, मैं चल देखा है जाके, तो मस्त एकदम कभी बाल काट के सेंटर लगा के आराम से कभी निकला एकदम, कभी फिर शाम तक आया। सैंड में बोला क्या सेंटर देखने के गया, रास्ते में इधर उधर कहीं घूमने गया, पर नहीं सेंटर देख के आया हूँ। अच्छा देखो मैंने उसे इससे मतलब नहीं पेपर में क्या आएगा, मतलब इससे सेंटर कहाँ पे है, तो भाई ठीक है। तो इसलिए मुझे पता लगा कि ये बच्चे सीधा रहते हैं। दूसरा पता क्या था, जैसे मान लो एक तुम्हें पता है कि पेपर देने जाना है, फादर साथ जाओ, फादर साथ नहीं जाएंगे, दोस्त आएंगे उनके साथ जाएंगे, तो ये सब तो चीज़ आपको पता है क्या पता है। सर एक चीज पूछे, भगवान होते हैं नहीं होते, गॉड होते हैं नहीं होते, यहाँ पर नहीं होते हैं। अरे भाई होते हैं, ठीक है सर, होते हैं तो आप कहते नहीं होते। मेरे पास बुला के लाओ जो कहे नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं होते हैं, मैं ये कहता हूँ अगर आप मानते हो तो होते हैं, नहीं मानते तो नहीं होते। दिखाओ भगवान दिखाओ। मैं जहाँ काम चल जाए मैं मान लेता हूँ, और जहाँ ऐसी काम चल जाए तो वो नहीं मानता तो हूँ। हर चीज में चले जाते हैं। ना तो मैं आस्तिक हूँ ना ही नास्तिक हूँ, मैं कहता क्यों हूँ सर? वास्तविक। वास्तविक में रह जाते हैं आप। हैं? हर नंबर में सर जी स्वास्थ्य है वास्तव में। अब सोचो जैसे कोई घर पे खुश है मेरे रामायण पढ़ने से, ठीक है पढ़ लेता हूँ, क्या दिक्कत है। अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पढ़ाना है अभी आके, और मुझे तो क्या लगता है कि चलो मंदिर चलना नहीं जाऊँगा, वो चाहे ये कहते कि यार जाना ही पड़ेगा, नहीं जाऊँगा, मैं पढ़ाना पहले। लेकिन दूसरा क्या है, अब मैं फ्री हूँ तो क्या दिक्कत है, वही घुमाता हूँ। ये बात है। कविता भी होते हैं ऐसे जो और मुझे लगता है कि आप 100% जानते नहीं हो तो बहस करना मत, मान लिया करो। कि हम तो जानते हैं भगवान। हाँ सही है, तो ठीक है, तुम्हारे नजर में है, क्या दिक्कत है उसमें। मेरे हो सकते हो, लेकिन मैंने देखे नहीं तो मैं कैसे करूँ। इधर देखो, चलो यहाँ देखो बेटा, आगे देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग बैक्टीरिया बारे में समझ गए, एंटी बैक्टीरिया बारे में। अब समझते हैं दूसरा। कह रहा है फंजाई आर आल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एक्सचेंज विद प्लांट, जिसे बोलते हैं माइकोराइजा। बताओ कौन सा प्लांट के साथ रहता है ये? माइक्रो ये बातें कौन कर रहा है पूछ रहा हूँ। चलो पीछे से बताओ, तुम बताना। ये बताओ माइकोराइजा के साथ जो एसिड रहता है फंगस का, वो कौन से प्लांट के साथ रहता है? मैंने नाम बताया था उस प्लांट का, भी थोड़ा देर में रहता है। अरे याद आ गया, ऊपर लिखा है लेगुमेंट्स फाइव। नहीं पता है? नहीं पता है? अरे बता दो, नहीं पता है तो क्या दिक्कत है? इनको नहीं पता है। ठीक है पूछो चलो, और कौन बताएगा? पूछो चल तू बता। लेगुमेंट्स फाइव। पिट जाएगा तुम, यहीं पास में खड़ा है, मार कर मारूंगा। कह रहा
लेग्यूमिनस प्लांट के साथ वो रहता है बेटा, बैक्टीरिया रहता है। अरे भैया माइकोराइजा का समझते हो आप लोग? हाँ, जब फंगस के साथ। फंजाई और प्लांट की रूट साथ साथ रहती है। फंजाई के साथ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कौन से प्लांट के साथ स्पेशल मैंने बताया है। मैं चैप्टर का नाम बता दूं? प्लांट किंगडम। आप बताओ कौन सा प्लांट? पाइनस। पाइनस के साथ। कौन सा है? और मैंने ट्रिक बताई थी पीएम, बताया था। पाइनस प्लांट के साथ क्या रहता है? फंगस रहता है, उसको बोलते हैं माइकोराइजा। और एंडोमिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं साइकस प्लांट के साथ, उसको बोलते हैं कोरोलोइड रूट। वो भी बताया था, इंपॉर्टेंट आपको भूल जाते हो सब। आगे देखो, तो कह रहा है बेटा मैनी मेंबर ऑफ द जीनस ग्लोमस। देखो लिखा है यहाँ पे, ये फंगस का नाम भी लिखा है जो माइकोराइजा बनाता है। कौन सा है? ग्लोमस। ग्लोमस। आप लोग एक बात ध्यान रखा करो हमेशा, जितने अच्छे से आप किसी की बात को सुनोगे उतने ही अच्छे से आप लोगों को याद होगी। ये आप ध्यान रखो, बहुत अच्छे सुना करो। आप लोग अपनी बातों में लगा करो बिल्कुल भी। मैं कुछ कहता नहीं इसलिए मैं सोचता हूं क्या बात है। सर शुरुआत में सुनते थे, अब बीच में तो क्लास बंद हुई ना, अब बायोलॉजी अच्छी लगती है, फिजिक्स अच्छी थी। अब फिजिक्स चलो को आगे कब आ जाएगा? उसमें आ जाओ शेड्यूल में। लेके आओ। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 90 क्वेश्चन आएंगे आपके। समझ रहे हैं आप लोग? फिजिक्स से 10 क्वेश्चन इसके कर सकते हो, लेकिन इसमें करें तो चक्कर में पड़ जाओगे। इसमें सर बायो का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, फिजिक्स का मन होता है। तो फिजिक्स लगाओ, फिजिक्स में मान लीजिए दिया है। लेकिन सर बायो पढ़ना जरूरी है ना। जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। अगले देखो, कह रहा था फंगल सिम्बायोटिक इन दीज एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब फास्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड पासेस इट टू द प्लांट। ये क्या करता है बेटा? फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है, किसको देता है? प्लांट को। और दूसरा ये बहुत सारे डिजीज से बचाता है प्लांट की रूट को, ठीक है, क्योंकि चारों तरफ से कवर कर लेता है ना फंगस। अगले कह रहा है प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन सो अदर बेनिफिट आल्सो सच एज रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न। लिखा है वो बॉर्न पैथोजन। कह रहा है टॉलरेंस टू salinity and drought, सूखा हो जाता है एंड ओवरऑल इंक्रीज इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या कह रहा है? सुनो सुनो, ऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई फंगस है, यहाँ देखो बेटा, और वो किसके साथ रह रहा है? फंगस के साथ रह रहा है, प्लांट की रूट के साथ। उसको एल्यूमिनियम का हमने क्या हो रहा है? माइकोराइजा। क्या बोलते हैं? अब ये कहना चाह रहा है कि प्लांट को क्या फायदा होता है फंगस को साथ रखने से? तो देखो, जो फंगस होता है तो फास्फोरस एब्जॉर्ब करवाता है प्लांट की रूट को, दूसरा वाटर एब्जॉर्ब करवाता है प्लांट की रूट को, तीसरा ये बहुत सारे डिजीज से रूट को बचाता है। जैसे मान लो कवरिंग टाइप का मान लो कि रूट को कवर कर लिया चारों तरफ से, बहुत सारी डिजीज ऐसी होंगी, बीमारी होंगी जो नहीं लगेंगी उस प्लांट को, ठीक है। अच्छा, इसको क्या फायदा मिलता है? तो बेटा आपको पता है फंगस को एक ही चीज होती है, वो है न्यूट्रिशन। क्योंकि फंगस किसी के साथ तभी रहता है जब उसको न्यूट्रिशन मिल जाए। क्योंकि फंगस कैसा होता है? हेटेरोट्रॉफिक। कैसा होता है? हेटेरोट्रॉफिक। तो पता है आपको? अच्छा बताओ, फंगस एल्गी के साथ रहता है तो क्या बोलते हैं उसको? एल्गी साथ जब फंगस एल्गी के साथ रहता है क्या बोलते हैं उसको? लाइकेन। लाइकेन, एफए। क्या बोलते हैं? लाइकेन। लाइकेन। समझ गए? तो तब भी फंगस इसलिए रहता है कि एल्गी क्या करता है? उसको न्यूट्रिशन देता है, यानी कि खाना देता है। समझ गए? तो यहाँ भी क्या कर रहा है? प्लांट क्या करेगा? उसको न्यूट्रिशन दे देगा, बस बात खत्म। क्योंकि प्लांट कैसा है? ऑटोट्रॉफिक। प्लांट तो खाना बना रहा है, और लेकिन फंगस खाना नहीं बना पाएगा तो उसको क्या मिल जाएगा? खाना मिल जाएगा। अगले देखते हैं, लिखा भी कैन यू टेल विद व्हाट एडवांटेज ऑफ फंगस। तो फंगस को एडवांटेज उसको क्या मिल जाता है? न्यूट्रिशन। क्या मिलता है बेटा? न्यूट्रिशन। कह रहे साइनोबैक्टीरियम। अभी साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, आप समझ गए? बीजीए, बिलो ग्रीन एल्गी। कह रहे ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स wider distributed in aquatic and terrestrial environment, many of which can fix atmospheric nitrogen, जिसमें कौन जिसका नाम है? एनाबीना, नॉस्टॉक्स, और साथ में लिखा है ऑस्ट्रेलिटोरिया। ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। ये कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं? एक्वेटिक। कैसे रहते हैं बेटा? लेकिन एक बात और ध्यान रखो, ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। साइनोबैक्टीरिया आपको पता है ऑटोट्रॉफिक होते हैं, बिलो ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये हमने कहाँ पढ़े थे? किंगडम प्लांट किंगडम में पढ़े थे, मोनेरा। सही है? यस। किंगडम के किंगडम पढ़े थे, किंगडम मोनेरा में क्लासिफिकेशन में पढ़े थे। आगे देखो, सब भूल अब कह रहा है इन पैडी फील्ड मतलब भाई धान खेती। कह रहा है साइनोबैक्टीरिया सर्व एज एन इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। बिलो ग्रीन एल्गी आल्सो ओल्ड एडेड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। आप लोगों ने देखा हो जो धान की फसल होती है, आप देखना उसमें पानी भरा रहता है, तो उसपे देखना ऊपर ग्रीन ग्रीन टाइप की लेयर टाइप की बन जाती है, उसे क्या बोलते हैं? बिलो ग्रीन एल्गी होती है।
आपने देखा भी होगा। कह रहे करेंटली इन आवर कंट्री अ नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल कमर्शियली इन द मार्केट एंड फार्मर्स यूज दीज रेगुलरली इन द स्पीड टू replenish soil nutrients and to reduce dependence on chemical fertilizer। ये मैंने जल्दी आपको बहुत पढ़ा दिया, 2 दिन पढ़ा दिया, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा लगाओ जल्दी पढ़ाने से, क्योंकि ये बहुत सरल चैप्टर था। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई कंफ्यूज करे। आप मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, बेटा सुन लो पहले। पहली बात ये है, ये चैप्टर में जल्दी क्यों पढ़ाया, जिससे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए थोड़ा सा। अगर आपके लेक्चर लगते हैं तो मैं सोचता हूँ कि एक बार रिवीजन खुद से करवा दूं पूरा हर एक चैप्टर का। दूसरा क्या है, इस चैप्टर में खाली आप इतना कर लो कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ पे हेल्पफुल है और क्या हेल्प कर रहा है, ठीक है, याद कर लो। इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट वाली चीज नहीं है। तीसरा मैंने इसलिए करवाया क्योंकि आपको इसके जो अगला टाइम जो मिलेगा एक लेक्चर का, वो मैं बायोटेक्नोलॉजी दे दूंगा आपको, क्योंकि बेटा बायोटेक्नोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। और वो एक बात ध्यान रखना, बायोटेक्नोलॉजी आपको ऐसा समझ आएगी क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रांच है पूरी। आपको बताओ बहुत अच्छे बीएससी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, और अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी खाली 2 चैप्टर्स में समझनी है तो इतना आसान तो नहीं होने वाला है। ये एक हम पूरी ब्रांच पढ़ रहे हैं और एक में खाली 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें बायोटेक्नोलॉजी समझ लें, तो इसका मतलब ये है कि मुझे बहुत ही स्लो पढ़ाना पड़ेगा। मतलब एक कॉन्सेप्ट एक दिन में, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, अगर मुझे लेक्चर मिलते हैं तो मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी ऐसे पढ़ा दूंगा कि एकदम कभी आपको क्लियर हो जाएगी सारा कुछ, ये कॉन्सेप्ट। तो आप लोग पहले एक अब यार खाना टाइम हो गया क्या? सर अपने पेन तो अभी 9 मिनट है, तो बैठे रहो। सर पेन है। तीसरा सुनो, खाली एक बात सुन लेना आप लोग, बायोटेक्नोलॉजी में छुट्टी मत करना बस। अगर आपने छुट्टी कर ली तो आपको समझ नहीं आएगी, क्लासेस लगवा दो ना सर, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी ऐसी चीज होती है, अगर मैंने आज कोई कॉन्सेप्ट समझा है तो कब कब काम आएगा, परसों वाले कॉन्सेप्ट में। जैसे एक चलो, जैसे मैंने मान लो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में समझा दिया, ये क्या होता है। अब मैं जब 3 दिन बाद पढ़ाऊंगा आपको प्लाज्मिड के बारे में, तो आपको फिर पता, अब आप सोच रहे हो सर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, काटने वाला हूं, फिर प्रॉब्लम मुझे होगी, ठीक है, आपको भी होगी। रेस्ट्रिक्शन तो आप लोग एक काम करना, खाली बायोटेक्नोलॉजी छुट्टी मत करना, सही है, कोई बच्चा जो कैची का काम करता है ना सर, हाँ, रेस्ट्रिक्शन डेली आओगे आप लोग, एक पहले एक बार पढ़ लो और किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अरे डाउट ना है, छोड़ो बस। किसी को डाउट है इस सेक्शन में, देखो जल्दी एक बार बैग रही जाए, क्या डाउट होगा? यही बच्चे डाउट नहीं, आप पढ़ाओ डाउट हो मेरे को नहीं होगा। नहीं यार हम नहीं पढ़ रहे, वरना भी कोई डाउट नहीं यार, बोला चेक करना होगा सेल साइड से पूरी भूल गई, सेल वाला पूरा भूल गया। उसका तो मैंने लेक्चर मारा था, लगभग 60% क्वेश्चन लग रहे हैं। सही है यार, क्वेश्चन लगाओ, मतलब को दिक्कत नहीं जाती। 60% सही हो आज तक को क्लासिफिकेशन में बड़े अच्छे करूँगा, ये क्लास में तो क्लासिफिकेशन में लेकिन आई बोल कुछ और लोग सच में बड़ी क्लासिफिकेशन। अरे पढ़ो पहले बैठ के। सर हमारा वार्तालाप हो गया। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। क्वेश्चन गलत, असर्शन रीजन वाले, मैचिंग वाले वो सही हो जाता है, बाकी वाले ज़्यादा गलत हो जाते हैं। असर्शन रीजन मैचिंग क्या होता है, एक ना एक पॉइंट ऐसा होता है जो माइंड में फंस जाता है, तो वो दूसरा और वो क्वेश्चन वाला होता है, उसमें मतलब फंसता ही नहीं, तो उसमें अगर पूरा पता होगा कभी होगा मतलब सैटरडे को होगा नहीं होगा क्या टेस्ट टेस्ट हो जाएगा। चैप्टर। अरे टेस्ट का मैं आपको बताऊंगा, अभी रुको जरा, ये 2 महीने रुक जाए। हैं? अरे जिसका भी होगा इनका देखो मैथ का पता लग जाएगा, ठीक क्या रह रहा है, ऐसा क्या है सर? और अगर कोई सॉल्यूशन निकालते हैं उसका क्या किया जाए तो सही है, कोई सॉल्यूशन निकालेंगे आप लोग इन्वेस्ट करेंगे। अब की बार सारी किताबें खरीद लेंगे, इस बार नहीं खरीदी। नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बार निकालेंगे। एक अगर मान लो कल को क्लास छुट्टी होती है, क्लास नहीं लगती है, तो आपका डिस्टर्बेंस होगा 1 महीने का, मुझे लगता है पेपर कितने चलते हैं, पेपर चलेगा फिर तो आप उसका एक अगर तुम मैसेज आता है तो मुझे पर्सनल मैसेज करना, मैं तुम लोगों को डाउट उसका सॉल्यूशन भेजता हूँ, ठीक है, क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो ये जो बच्चे इंटरेस्टेड है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है,
सही है, तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन कौन निकालेंगे, क्योंकि ऐसे तो आप लोगों की पढ़ाई बेकार नहीं करने देंगे। जैसे अगर छुट्टी भी कर रहे हैं लोग, फिर तो हमको चला गया नहीं, जैसे मान लो 2 महीने चले जाएंगे इसी में, तो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ये कुछ ना कुछ, ठीक है, आप टेंशन ना लो उसकी, कल का मैसेज का वेट कर लो। सर आपकी बुक की टेंशन लेंगे हम। टाइम फ्री टेंशन हो ना, तो बेटा ये चैप्टर हो गया हम लोगों का, और इसमें हम लोगों ने ये पढ़ लिया। अब हम लोग कल पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। चलो ठीक है, कल पढ़ते हैं। नो ड्रामा, ओनली हरी कृष्णा। चैनल कर दे। नमस्ते।